तो परफेक्शन आइस की प्लानर की बात करेंगे तो हमने डे 11 तक हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से किया था। और डे 12 की बात करेंगे तो डे 12 में कुछ नहीं है, डे 12 में रिवीजन है। ठीक है, अपने डे 11 तक जो वीडियो जो आपने देखा है, ठीक है, उसको आपको डे 12 में रिवीजन करना है। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 116 है, तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं दो भागों में बांट दे रहा हूँ। ठीक है, आधा आज कल कर दे रहे हैं, मतलब आधा कल कर लेंगे। ठीक है, मतलब डे 13 की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे भारत पर अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के बारे में मुख्यतः पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, सिंध पर अरब आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सिंध पर अरब आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 712 में, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, तो क्या बात ये सही है? बिल्कुल, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आप देखोगे तो भारत पे पहला आक्रमण होता है, ये तो बिल्कुल सही है। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत वर्णन की बात करेंगे तो आपको चचनामा में आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल ये ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इराक के शासक अल हजमा का भतीजा एवं दामाद था। उसने 712 में भारत के सिंध पर आक्रमण किया। जिस समय भारत के सिंध पर आक्रमण करता है और उस समय वहां का शासक कौन था, तो वहां का शासक की बात करेंगे राजा दाहिर था। ठीक है, कौन था वहां का शासक? तो राजा वहां का शासक दाहिर। की बात करें, राजा दाहिर था। ठीक है, अरबों के सिंध पे आक्रमण का, ठीक है, जानकारी देना और विस्तृत जानकारी देने वाला उस किताब का नाम, एकमात्र ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, हालांकि इसके लेखक की बात करेंगे तो इसका लेखक संदिग्ध है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में अली अहमद दिया रहता है, लेकिन अली अहमद वास्तविक में इसकी रचना की थी कि नहीं की थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी किताबों ने इसके लेखक को संदिग्ध माना है। सचनामा फारसी भाषा में लिखा गया था। 680 से 718 ईस्वी तक का सिंध का इतिहास आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सचनामा की रचना अली कुफी ने किया था। कुछ विद्वान अली अहमद को इसका लेखक मानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में कौन है जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताब में अली अहमद को विद्वान जो है इसको राइटर नहीं मानते। ठीक है, अली कुफी, अली अहमद सर देखना मूल पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या है। सर मूल रूप से तो ये अरबी भाषा में ना, जो कि अज्ञात है, और ये अली कुकी ने तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फारसी भाषा में किया था, बिल्कुल ठीक है। अब एक्चुअली में इसका क्या है, लेखक क्या है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अरबों के भारत पर आक्रमण का निम्न में से कौन एक परिणाम नहीं था? तो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रारंभ हुआ, बिल्कुल। भारत में इस्लाम का आगमन की बात करेंगे, अरबों का जब भारत पर आक्रमण होता है उसी के अनुसार होता है। ठीक है, अरब की मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा। अरब आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर काफी प्रभाव पड़ा। तो सारे ऑप्शन सही है। भारत ने अरब के प्रशासन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा एवं वास्तुकला का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये बहुत पहले आ चुका था, जब केरल में जब व्यापारी जब आए थे, केरल के क्षेत्र में मलाबार तट पे जब व्यापार करने, तो कुछ चीजें अरब से भारत में आई, भारत से कुछ चीजें मतलब उनके पास गई। अरब व्यापारी क्या करते थे, भारत में व्यापार नहीं करते थे, विश्व के विभिन्न जगहों पे व्यापार करने जाते थे। तो उन्होंने भारत के चीजों के विश्व के अन्य जगहों पे भी मतलब क्या किया, फैलाया। ठीक है, देखिए, प्रशासन, खगोल विज्ञान, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा एवं वास्तुकला के ज्ञान अरबों ने भारतीयों से प्राप्त किया था, न कि भारतीयों ने अरबों से। उन लोगों ने भारतीय ग्रंथ पे चरक संहिता और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अरब व्यापारियों ने पश्चिमी समुद्र में दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव का मतलब क्या किया, विस्तार किया। भारत पर तुर्की आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अरबों से पहले तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। तुर्क आक्रमण का उद्देश्य भारत में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मोहम्मद गजनवी था। गजनवी की मृत्यु कर उसका पुत्र सुबक्तदीन जो था गद्दी पे बैठा। तो अरबों से पहले क्या तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये कथन सही है क्या? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इनमें से गलत कौन सा गलत। कथन सत्य है। कितने कथन सत्य है? बाकी तो केवल सारे एक सही कथन है। सत्य है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक कथन की बात करेंगे तो इसमें सत्य है, बाकी सारे ही गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन हम्म, चारों में से केवल एक कथन सत्य है, बाकी तीन कथन गलत है। कथन संख्या 2 सही है। ठीक है, बाकी सबके सब आपको क्या देखने को मिलेंगे, गलत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 वाला की बात करेंगे वही केवल सही है। तुर्क आक्रमण का उद्देश्य भारत में विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। पहला कथन सरासर गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि अरबों ने किया था तुर्कों से पहले भारत का बिल्कुल ठीक है बच्चे, बहुत किसने किया था? तुर्कों ने पहले नहीं किया था, अरबों ने किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क की बात है मोहम्मद गजनबी, ये भी गलत लिया है। ठीक है, गजनबी की मृत्यु पर उसका पुत्र सुबकतगीन जो था गद्दी पर बैठा, ये भी उल्टा कर दिया है। ठीक है, चलो अब इसका सोल्यूशन जरा हम लोग देख लेते हैं, सोल्यूशन क्या कह रहा है। देखेंगे, अरबों ने तुर्कों से पहले भारत पर आक्रमण किया था। अरबों के सर्वप्रथम 712 में भारत पर आक्रमण किया। तुर्कों का आक्रमण 986 के आसपास होता है। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने के बाद पहला तुर्की जो था सुबक्तगीन था। सुबक्तगीन का पुत्र क्या था? गजनी था। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाप को बेटा, बेटा को बाप बना दिया है। ठीक है, अब सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद कौन होता है? गजनी जो होता है गद्दी पे बैठता है, न कि मतलब गजनी की मृत्यु के बाद सुबक्तगीन जो था गजनी पे बैठता है। ठीक है, इसका नाम महमूद गजनी या फिर महमूद गजनबी भी कहते हैं। ठीक है, गजनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गजनी इसकी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मूल नाम इसका गजनबी ही था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो गजनी और गजनबी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही पर्सन है। ठीक है, ध्यान में रखना। इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह सुल्तान शासक था। उसने दामाद के खलीफा से ईमानुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्राप्त करके समय प्रतिज्ञा किया था कि वो प्रति वर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। कौन था? तो महमूद गजनी था। ठीक है, उपरोक्त कथन की बात करेंगे, महमूद गजनी के बारे में कहा गया है उसने इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, इसका गजनी का भारत पर आक्रमण करने का अगर उद्देश्य पूछेगा ना, तो इस्लाम का प्रचार करना भी था, क्योंकि इसने भारतीय मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाई, और साथ में धन प्राप्त करना था, क्योंकि इसने बहुत अधिक धन लूटे भी। ठीक है, अपने देखें, इसने इलियट के अनुसार अगर बात करेंगे तो 1001 से लेकर 1026 तक आक्रमण किया। ठीक है, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण की बात करेंगे तो कौन सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, क्या बताएंगे? तो सोमनाथ। 1025। ठीक है, सोमनाथ वाला 1025 हाँ। वाला सबसे, ठीक है, प्रसिद्ध आक्रमण था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अपने भारतीय आक्रमणों के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया, साथ ही अपना नाम, ठीक है, बुत सिकन रखा। बुत सिकन मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुत सिकन कहते हैं। ठीक है, कश्मीर का एक शासक हुआ करता था, क्या नाम था उसका यार? सिकंदर। हाँ, सिकंदर ही था सर। उसको बुत सिकन कहते हैं क्योंकि उसने बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ा था। ठीक है, जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा मतलब एक तरह से लोगों को बुलाना से, भाई ये धर्म का नारा होता है, हम इस्लाम धर्म के रक्षा के लिए मतलब क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुमको इसमें मेरा सहयोग देना चाहिए। बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया था, पानीपत के युद्ध में या फिर किसी अन्य युद्ध में दिया था? खानवा के बाबर ने के युद्ध में खानवा जिहाद के युद्ध में दिया था। करना। ठीक है, खानवा के युद्ध में दिया था, क्योंकि सामने कौन था? हिंदू शासक था। कॉमन सेंस की बात है, सामने अगर मुस्लिम शासक लड़ रहा है तो भाई मुस्लिम शासक के साथ लड़, तुम जिहाद का नारा नहीं दे सकते ना, क्योंकि सामने भी मुस्लिम है। तो जिहाद का नारा तभी दोगे, सामने वाला क्या होगा? हिंदू होगा। तो लोगों में जोश भरने के लिए और से अधिक मुसलमानों का सपोर्ट मिले, इसलिए मतलब बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, आप देखेंगे महमूद गजनी या फिर गजनबी कह लीजिए, कि विभिन्न राज्यों पर आक्रमण के समय भारत के विभिन्न राज्यों एवं शासकों का कौन सा जोड़ा सही है? तो सिंध का राजा क्या हुआ करता था? दैट टाइम दाहिर था। दाहिर जो था हिंदू राजा था। ठीक है, सही दाहिर नहीं इसलिए है हार गया बोला। ना। हाँ, सही नहीं है। सॉरी सॉरी, कासिम के समय में, कासिम के समय में दाहिर था, मिस्टेक। ठीक है, कासिम के समय दाहिर था। ये तो गजनबी के बारे में बोलना है ना, ये कासिम के समय में था। कासिम ने जब 712 में जब आक्रमण किया था, ठीक है, 712 में, ठीक है, तो वहां पे मतलब क्या था? दाहिर था। ठीक है, और कासिम के आक्रमण के समय अगर बात करेंगे तो दाहिर जो था उसकी हार क्यों मिली? एक समुदाय ने दाहिर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो कौन सा समुदाय था जिसके साथ दाहिर की नहीं बिन रही थी और उसने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था, जिसके वजह से दाहिर की पराजय हुई? ठीक है, बौद्ध था, जैन था, इस्लाम था, या फिर हिंदू के राजपूत समुदाय, कौन थे? बौद्धों ने राष्ट्रीय सपोर्ट नहीं किया समुदाय। था। ठीक है, ठीक है, बौद्धों ने सपोर्ट नहीं किया था, इस वजह से दाहिर की पराजय हुई थी। ठीक है, काबुल एवं जाट पंजाब भी का शामिल शासक थे ना जयपाल उसमें। था। क्या? जाट और बौद्ध दोनों ने उसको कासिम को सपोर्ट किया था ना, दोनों शायद इसके अगेंस्ट में थे। हाँ, मेनली बौद्ध के सपोर्ट होने की वजह से, ठीक है, दाहिर कमजोर पड़ गया। मुल्तान का फतेह दाऊद था। बंगाल का महिपाल प्रथम था। ठीक है, महमूद गजनबी के सिंध आक्रमण के समय सिंध पर अरबों का शासन था। इसी तरह गुजरात पर आक्रमण के समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था। ठीक है, मालवा पर गजनी के आक्रमण के समय वहां के शासक परमार वंश का सिंधु राज था। ठीक है, मालवा, गजनी
कि कश्मीर पे आक्रमण से वहां का शासक, ठीक है, दिद्दा थी, जिसको रानी दिद्दा के नाम से जानते हैं, काफी पॉपुलर शासन थी, लोहार वंश से आती थी, ठीक है। रानी दिद्दा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। रानी दिद्दा कहाँ की शासका थी? बीपीएससी पूछेगा कि नहीं पूछेगा नहीं पता, लेकिन एसएससी के बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एसएससी अपने एग्जाम में इसको पूछा है, रानी दिद्दा के बारे में। ये कश्मीर की शासका थी, और इनको लोहार वंश से आती थी। कौन सी? लोहार वंश। कश्मीर में लोहार वंश था, उत्कल वंश था, ठीक है। और कौन सा कारकोट वंश था? वंश था। कारकोट, सबसे कारकोट। पहला कारकोट ही था, जिसका शासक था उदंत जिसको क्या बोलते हैं, उदंत मार्तंड, ठीक है, वो कारकोट के ही थे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, काबुल। रानी दिग्गा को जो है ना, कश्मीर ऑफ कैथरीन के नाम से भी जाना जाता है, ये चुड़ैल रानी के नाम हाँ से बिल्कुल, जाना जाता है। हाँ काफी काफी पॉपुलर थी, ठीक है। काबुल में पंजाब का शासक जयपाल था, मुल्तान का फतेह दाऊद था, बंगाल का महिपाल प्रथम था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि बंगाल से इसलिए क्योंकि लेखक भी आता है बाद में ना, तो पाल वंश के बारे में जानकारी देता है, तो उससे प्रश्न बन जाता है, महमूद गजनवी और पाल के बारे में जानकारी देता है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग हम आगे चलेंगे, ठीक है। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय निम्न में से असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, पूछेंगे किसने महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे, यह कथन किसका है? तो इलियट ने लिखा था, ठीक है। महमूद गजनवी ने 1108 में, सॉरी 1008 में, ठीक है, नगरकोट पर आक्रमण किया था। नगरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। नगरकोट में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, बता सकते किसका जन्म हुआ था यहीं पे? किसका जन्म हुआ था नगरकोट में, ठीक है। नहीं, अकबर का आई थिंक जन्म हुआ था नगरकोट में, शायद अकबर का। अमरकोट था ना? अमरकोट था कि नगरकोट था? जो भी था देख लीजिएगा, कोई कोट ही है। अच्छा, अमरकोट, ठीक। महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण, माइक बंद कीजिए। महमूद गजनवी के 16वां आक्रमण 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे किया, तो ये भी ठीक है। हालांकि बहुत जगह 17वां आक्रमण दिया रहा था, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट वाला आक्रमण को आक्रमण नहीं माना जाता, क्योंकि बदले के भावना से किया था। इसलिए अगर देखे जाए तो गुजरात पे जो हमला किया था सोमनाथ मंदिर वाला है, उसका 17वां आक्रमण था, ठीक है। यहाँ पर 16वां देखिए, इसको सही भी ले लिया है। क्या लगता है आप लोग को, 16वां होना चाहिए फिर 17वां होना चाहिए? 16वां से सही है। 17वां जाटों के खिलाफ किया था, जो सोमनाथ मंदिर को लूट के जब वो जा रहा था, तो जाटों ने इसको परेशान किया, तो आखिरी अभियान वही था जाटों के। हाँ, लेकिन मतलब वो बदला के भावना से किया गया था, मतलब एक तरह से देखेंगे तो भारत के ऊपर आक्रमण नहीं थी, केवल जाट को उस पर उसको आक्रमण करना था, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखें। अब देखें, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में ग्वालियर तथा कालिंजर के जाटों का विरोध था, तो इसको क्या लिया है? तो ये आपका गलत है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या है ये गलत है, ठीक है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों पे जाटों का विरोध था, इसमें जाट पराजित हुए थे। गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति करना था। मूर्ति भंजक और आक्रमणकारी था, इसलिए अपने आप को बुद्ध सिकन भी कहता था। महमूद गजनवी की सेना की बात करेंगे तो सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, ठीक है। सेवंद राय एवं तिलक दोनों का नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी भारत आया था, ठीक है, जिसने किताब लिखी थी। किताब की रचना क्या है? तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद? किताबुल हिंद। दोनों ही है, दोनों ही है। दोनों ही कहते हैं, ठीक है। किताबुल हिंद की बात करें, तहकीक हिंद उसी का था, ठीक है। इसके अतिरिक्त इतिहासकार कौन कौन? ठीक है, उद्दीपी भारत आया, ठीक है, तारीख सुबक्तगीन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद का बैहाकी, ठीक है, तो कौन कौन? अल बिरूनी, उत्तबी तथा तारीख सुबक्तगीन का लेखक, ठीक है, बैहाकी भी भारत आया था। उत्तबी भारत आया था, बैहाकी भारत आया था, अल बिरूनी भारत आया था। एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछता है, तो बताओ महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे आप खुद कर सकते हो। इसमें अल बिरूनी आया था, बैहाकी आया था, उत्तबी आया था, ठीक है। तारीख सुबक्तगीन के लेखक कौन है? तो बैहाकी है। कौन है? बैहाकी, ठीक है। गजनी के दरबारी कवि फिरदौसी, जारी, तूसी, फारूकी आदि कवि थे। तो फिरदौसी इसके दरबार में रहता था, जारी भी रखता था, तूसी भी रहता था, और फारूकी भी इसके दरबार में रहता था। हालांकि भारत इसके साथ कौन आया था? तो अल बिरूनी आया था, बैहाकी आया था, और उत्तबी आया था, ठीक है। सर प्रश्न इसमें की बात है सर, जैसे क्या बोलिए? उत्तबी का इसने दिया था किसके साथ भारत आया था,
लेकिन इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि इस उत्वी ने इसके भारत पर आक्रमण का वर्णन किया, लेकिन इसके साथ वो भारत अभियान में साथ नहीं आया था। तो सही है गलत है, ये थोड़ा डाउट कर रही है। देखना पड़ेगा, ठीक है, देख के बता दूंगा, चेक कर लीजिए गूगल पे। उत्वी तो साथ था इसके साथ, एक बार देख लीजिए इसको, महमूद ठीक है। गजनी के दरबार में रहते थे। और दरबार में तो सारा ही रहता था, उसके साथ जो आया तो दरबार में रहता ही होगा ना, ठीक है, बात चेक कर लीजिए, ठीक है। हालांकि कुछ को इसमें कैद करके लाया गया था, जैसे अलबरूनी वगैरह को आई थिंक कैद करके ही आया था, ठीक है, इसको जबरदस्ती लाया गया था, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक महमूद गजनवी था, ठीक है, तो गलत है ये, ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी भारत में प्रथम पराजय के बाद मूलराज द्वितीय, ठीक है, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मूलराज द्वितीय किस वंश का था? गुजरात के चालुक्य होगा या फिर गुजरात के सोलंकी होगा? सोलंकी होना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद गौरी पेशावर विजय 1179, ठीक है। देखिए भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ठीक है आपका। अब इसने 1185 में सियालकोट को जीता था और 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, जिनको किस नाम से जानते थे, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते थे? तृतीय के नाम से जानते थे, ठीक है, तृतीय के नाम। 1191 में उन्होंने पराजित किया, 1192 में खुद पराजित हो जाते हैं, 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक तृतीय युद्ध भी हुआ था, ठीक है, बता सकते हैं तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1214 में या 1215 में, या कोई और तारीख है? तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आई थिंक 1215 होना चाहिए थर्ड युद्ध का, ठीक है। 1216 है सर। हाँ 16 नहीं 15 होगा। 16 नहीं होगा, नहीं सर 16 है। अच्छा 16 है, हम तो 12-15 पर हैं, देखिए क्या है, देख लीजिए क्या है, ठीक है, मेरे हिसाब से 12-15 ठीक है। ठीक है। जयचंद को चंदावर के रूप में पराजित करने का गौरी अपने विजित प्रदेशों में किसे सौंप कर वापस गजनी चला गया? तो ऐबक को सौंप देता है, जो कि उसका गुलाम भी था, ठीक है। जयचंद को पराजित करने का मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों को सुबक्तगीन ऐबक को, ठीक है, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस गजनी चला गया। मोहम्मद गौरी की भारतीय विजयों तथा नव स्थापित तुर्की राज्य का प्रत्यक्ष विवरण मिहनाज की रचना तबकाते नासरी में मिलता है। किसमें मिलता है? मिहनाज ने कौन सी रचना की? तबकाते नासरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐबक ने अपनी महत्वपूर्ण विजयों के अंतर्गत 1194 में अजमेर को जीतकर यहाँ पर स्थित जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, ठीक है। ये 1194 में जो अजमेर को जीता था ऐबक ने, अजमेर का संस्थापक कौन था? कोई द फाउंडर ऑफ अजमेर? अजय राज, क्या नाम था? अजय राज नाम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या नाम था उसका? अजय राज था। तो इसने यहाँ पे क्या किया? अजमेर को जीतकर यहाँ पे जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, जो जैन मंदिर जो था वहां पे एक मस्जिद बना दिया जिसका नाम था कुतुबुल इस्लाम, और जो संस्कृत विश्वविद्यालय था वहां पर भी एक मस्जिद बना दिया जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो दोनों को दोनों क्या थे? एक जैन मंदिर था जहां पर उसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनाया, और संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर उसने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अजमेर की बात करें किस संप्रदाय के लिए, ठीक है, किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना, जो कि इसी के शासनकाल में बना था? बताइए, ढोलकी संप्रदाय या फिर चिश्ती संप्रदाय? ढोलकी संप्रदाय होगा, हाँ, ढोलकी कोई संप्रदाय ही नहीं था, ठीक है, मन से बना दीजिए। कौन था? चिश्ती संप्रदाय का सेंटर जो था कौन बना? तो ध्यान में रखोगे आप, अजमेर बना था, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने इसको पर्सनली इसका अध्ययन किया है, अगर आप मेडिवल आप यहाँ से आप कर लेते हो, ठीक है, और साथ में लूसेंट अगर पढ़ लेते हो तो मेडिवल का कहानी समाप्त हो जाता है। मेडिवल के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, अभी इसको कर लो, ठीक है, ये जो जितना इसमें क्वेश्चन दिया इसको कर लीजिएगा, अंतिम समय में लूसेंट भी करवा दूंगा, ठीक है। इसमें इस बैच में जो फ्री में जो इनिशिएटिव जो आप लोग के लेकर आया हूँ, इसमें केवल आपका प्लानर ही नहीं रहेगा, इसके अलावा आप लूसेंट वगैरह या फिर बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सभी हम अंतिम में थोड़ा बहुत करवा देंगे, ठीक है, ताकि ठीक ठाक आप लोग को एग्जाम में बूस्ट मिल जाए, ठीक है। इसमें और भी कुछ समझ कर देंगे, पहले तो ये समाप्त हो जाए, ठीक है। तुर्की आक्रमण की राजपूत राज्यों पर विजय को निम्न में से किस इतिहासकार ने देवी कृपा माना है? तो हसन निजामी, ठीक है। तो तुर्की आक्रमण की राजपूत राज्यों पर विजय को निम्न में से किस इतिहासकार ने दैवी कृपा माना है? तो हसन निजामी, ठीक है।
हसन निजामी तथा मिहनाज उस सिराज, ठीक है। मिहनाज उस सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी, ठीक है। बीपीएससी ने कम से कम अभी तक 70 को, बीपीएससी 69 को हुआ ना, कम से कम 15 को में पूछा होगा, 15 से 20 को में कम से कम पूछा होगा इसके मिहनाज उस सिराज के बारे में, ठीक है। तो इतिहासकार हसन निजामी तथा मिहनाज उस सिराज ने राजपूत राज्यों पे तुर्की की विजय को दैवी कृपा माना, क्योंकि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन राजपूतों की सबसे बड़ी कमी क्या थी? क्या थी? वो लोग यूनाइट नहीं थे। क्या थे? यूनाइट नहीं थे, लेकिन शक्तिशाली बहुत थे, ठीक है। एक एक योद्धा ने जन्म दिया था, एक एक योद्धा, ऐसे ऐसे योद्धा का जन्म हुआ राजपूत वंश में से, कहा नहीं जा सकता। इस सबसे बड़ी कमी क्या थी? यूनाइट नहीं था। पृथ्वीराज तृतीय को ही ले लीजिए ना, अगर वो, ठीक है, क्या नाम था, 1100 जयसेन के साथ संधि करने में अगर सफल होते तो गौरी आसानी से पराजित होता, या फिर आगे चल के मतलब जयसेन भी पराजित नहीं होते 1194 में, लेकिन नहीं बात बन पाई, ठीक है। फक्के मुदबिर ने राजपूत राज्यों के पराजय एवं तुर्की की विजय होते मुख्य कारणों को उत्तरदायी माना है, ठीक है। प्रथम, तुर्की सेना में अश्वारोही सेना की उपस्थिति एवं दूसरा, भारतीय राजाओं की दुर्बल, ठीक है। तो प्रथम, तुर्की सेना में अश्वारोही सेना, अरबी घोड़े जो होते थे ना, अरबी घोड़े जो होते थे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे, ठीक है। जब यहाँ तक कहा जाता तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है, अपने साथ जो था गौरी जो था बहुत सारा घोड़ा लेकर आया था, और जब गौरी की सेना जब भाग गया और घोड़ा नहीं जा पाया, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उस घोड़ा का उपयोग क्या करे, क्योंकि भारत उस समय बिल्कुल भी घोड़ा के, ठीक है, परिचित नहीं थे, तो घोड़ा का उपयोग होता क्या है। तो इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय की सेनाओं ने घोड़ा को मारना शुरू किया, लेकिन बाद में किसी ने सजेशन दिया इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हो। तो अब अरब आक्रमण जब हुआ था, सॉरी 1191 में जो आक्रमण जो हुआ, उसके बाद भारत में आपको घोड़ा आपको देखने को मिलता है। हालांकि घोड़ा का यूज भारतीयों को पता ही नहीं था, हमारे कल्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखो तो घोड़ा का कहीं पे साक्ष्य आपको देखने को मिलता नहीं है। आगे चल के आप विजयनगर साम्राज्य देखो तो विजयनगर साम्राज्य में घोड़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, अरबों से इन लोगों ने दोस्ती इसलिए नहीं किया था क्योंकि घोड़ा का सप्लाई बनते रहे, ठीक है, समझ रहे। तो 1300-1400 के आसपास घोड़ा का यूज बढ़ा, लेकिन उससे पहले घोड़ा बिल्कुल भी भारतीय को लिए अनभिज्ञ एक सामग्री था। इसका यूज कैसे होता है? हाथी का उपयोग खूब करना चाहते थे। हाथी से अरब मतलब एकदम भय खाते थे, उनको पता नहीं था हाथी से कैसे, डरते थे हाथी से, और भारतीयों को घोड़ा के बारे में पता नहीं था। तो अश्वारोही सेना की उपस्थिति तुर्की विजय का प्रमुख कारण था। भारतीय राजाओं की दुर्बल सेना, जदुनाथ सरकार ने तुर्कों की राजपूतों पर विजय हेतु 3 महत्वपूर्ण कारण बताया, ठीक है। जदुनाथ सरकार की बात है, राजपूत के ऊपर बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखा, मराठों के ऊपर भी ये लिखे हुए, ठीक है। कानूनी हैसियत तथा धार्मिक अधिकार के मामले में पूर्ण रूप से सामाजिक समानता थी। अपने भाग्य को पूर्ण रूप से अल्लाह के भरोसे छोड़ने की नियतिवादी विश्वास के कारण मुस्लिम सैनिक युद्ध में सर्वथा मृत्यु भय से मुक्त होकर लड़ते थे, मतलब जिहाद के लिए लड़ते थे, उनको किसी प्रकार की भय नहीं था। तीसरे, सैनिकों का नशा मुक्त होना, क्योंकि शराब पीना कुरान के मुताबिक पाप था तो राज्य द्वारा दंडनीय था। इसके विपरीत हिंदू सैनिकों में इसका अभाव था, मतलब दे आर वेल डिसिप्लिन। रीजन क्या था? आप देखोगे कुरान की बात करें उसमें किसी प्रकार का नशा का मतलब वो माना गया। हालांकि मतलब ये चीज तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आगे चल के आप देखोगे मुगलों के ऊपर तो ये बात मतलब, ठीक है, सूट नहीं खाती, क्योंकि मुगल के ज्यादातर शासक की बात करें नशेरी और चरसी पैदा हुए, ठीक है, चाहे अकबर हो, जहांगीर हो, ठीक है। हाँ, औरंगजेब को छोड़ के, औरंगजेब नशापान नहीं करता था, बाकी सबके सब शासक का सेम कंडीशन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुरुआती जो शासक जो थे वो वेल डिसिप्लिन, सैनिक जो थे वेल डिसिप्लिन थे, कुरानों को फॉलो करते, तो ये भी उनका एक तरह से उनकी तरफ से एक वेटेज आता है, ठीक है। भारत में यूरोपियों के आगमन के पूर्व किस देश का पूर्वी देशों के साथ व्यापार पे एकाधिकार था? तो भारत में यूरोपियों के आगमन के पूर्व किस देश का पूर्वी देशों के साथ व्यापार पे एकाधिकार था? इटली। एक्चुअली में इटली नहीं कह सकते, क्योंकि इटली तो आपका 1971 के आसपास बनता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ व्यापार होता था। क्या नाम था उसका? ग्रीस के रेशम मार्ग जो था ना, रेशम मार्ग, वो जाती थी आगे तक, ठीक है। इटली तो बाद में बना, लेकिन रेशम मार्ग बहुत आगे तक जाती थी, तो उनके साथ व्यापार होता था, ठीक है। तो इटली उसको बना दिया, लेकिन इटली तो एक्चुअली में बाद में बनता है। पुनर्जागरण के उद्भव के स्थल इटली के व्यापारी 11वीं और 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिसमें वो बेहद मतलब क्या थे, संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों तथा इटली का व्यापार में वर्चस्व था। यूरोपीय देशों का सामान बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। रेशम मार्ग कहां से कहां तक जाती थी? चीन से शुरू होती थी, कहां तक जाती थी? चीन से इटली का ही कोई शहर था, वहां तक जाती थी, नाम भूल रहा हूँ, वेनिस तक। वेनिस वेनिस भी कर
हाँ, वेनिस तक जाती थी, ठीक है। तो वेनिस तो इटली का हिस्सा बाद में बना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बाद में बना था। तो रेशम जो थी वो 7,000 किलोमीटर का आई थिंक व्यापार होता था। 7,000 किलोमीटर रेशम मार्ग की लंबाई थी, और जो कि जलमार्ग से भी होता था, बाई लैंड भी होता था। कहीं एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसा आ जाए तो रेशम मार्ग केवल जलमार्ग से व्यापार होता था, वो भी गलत है। केवल स्थल मार्ग से नहीं था, दोनों के दोनों मार्ग इसमें थे, शामिल थे, ठीक है। तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होती थी मध्य एशिया होते हुए, ठीक है, मध्य एशिया होते हुए, ठीक है, यूएसएसआर वगैरह को पार करते हुए, जो बाद में जो रसिया का जो हिस्सा है उस सबको पार करते हुए ये कहाँ पहुंच जाती थी, तो यूरोप पहुंच जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अरबों का भारत पे आक्रमण, तुर्कों का भारत पे आक्रमण। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत से प्रश्न होते हैं। तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ठीक है, ये क्या है, ये गुलाम सैयद तुगलक सैयद लोदी। तो ये दिल्ली सल्तनत का क्या है, तो ध्यान रखिए क्रम है, ठीक है, शासन करने वाले वंश का। एक बार आप लोग फिर से रिपीट कीजिए, सबसे पहले कौन सा वंश आएगा, गुलाम। गुलाम। शासन काल का साल बताते चलिए, गुलाम कब से कब तक, 1206 1206 से 1290 1200, ठीक है। उसका रहे खिलजी, खिलजी कब से कब तक, 1290 से 1320। 1290 और से ध्यान रखिए ये 1320। सबसे कम था ये, ठीक है, सबसे कम, ठीक है। अब आते तुगलक, तुगलक कब से कब तक, 1320 से 1320 से 1414। 1414। ये सबसे ज्यादा था, ठीक है, क्या था ये, सबसे ज्यादा समय तक था, ठीक है। अब आते सैयद, सैयद कब से कब तक, 1414 से 1455। और ये 37 वर्षों तक था। कितने वर्षों तक, 37 वर्षों तक, ये सभी ध्यान में रखना है, ठीक है। और लोदी कब से कब तक, 1451 से 1526। 1451 से 1526 तक, ठीक है। इसका जो आखिरी शासक की बात की, इब्राहिम लोदी, वह युद्ध भूमि में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध करते हुए मारा गया था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो याद रहेगा सबके सब, ठीक है। सबसे लंबे समय तो किसने रूल किया, तुगलक। सबसे लंबे तुगलक, ठीक है, 94 ईयर्स, ठीक है। सबसे कम समय तक किसने किया शासन, खिलजी। खिलजी, ठीक है, क्योंकि खिलजी में मुख्यतः आप देखोगे तो एक ही प्रमुख शासक होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये 30 वर्षों तक, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और सैयद कभी कभी पूछ देता है कितने वर्षों तक, 37 वर्षों तक। तो 37 वर्षों तक सैयद ने रूल किया। तो एक और भी वंश है भारत में, हालांकि वो एनिसेंट इंडिया में, उसने 137 वर्षों तक शासन किया था। वो कौन सा वंश है जिसने भारतीय साम्राज्य पे, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पे 137 वर्षों तक रूल किया था, एनिसेंट इंडिया का है, बताइए, पढ़ा होगा आप लोगों ने 100%। विजयनगर। मौर्य। हाँ बिल्कुल, मौर्य ने किया था, ठीक है। मौर्य की बात करेंगे तो 137 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, आप ये भी ध्यान में रखोगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तथा गुलाम वंश का पहला सुल्तान था, क्या ये बात सही है, नहीं सर। सही है। नहीं सही है, कैसे नहीं सही है, सही है। ठीक है। गुलाम वंश का, ठीक है, पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, तो बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने एक व्यापारी, हाँ बिल्कुल संस्थापक ही कहेंगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक यही था। गौरी भले ही राज्य जीत कर दे दिया, लेकिन स्थापना इसने नहीं की। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी, इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, लाहौर। लाहौर हुआ करती थी इसकी राजधानी। और लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश। तो चलो आप ये बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले खलीफा से उपाधि मिली थी, या फिर खलीफा की उपाधि मिली थी, या फिर इल्तुतमिश को मिली थी, इल्तुतमिश को, ठीक है, हाँ ठीक है। मालिक से पहले, नौकर को पहले, गुलाम को पहले मिल गई थी, ठीक है। गौरी ऐबक के गुणों से प्रभावित होकर उसे अमीर आखुर नियुक्त किया था। अमीर आखुर क्या होता था, इज दैट, अमीर आखुर क्या होता अश्वशाला था, अध्यक्ष। हाँ अश्वशाला, ठीक अश्वशाला है, घोड़ों अध्यक्ष। का प्रभारी होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर घोड़ा का प्रभारी इतना इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो रीजन क्या था, युद्ध में, ठीक है, अभी का जो तोपखाना का जो प्रभारी जो होगा ना, तोपखाना जो संभाल रहा है, उस समय घोड़ा होता था। तोपखाना तो उस समय था नहीं, क्योंकि 16वीं शताब्दी में आसपास देखो कि भारत में तोपखाना आया, ठीक है। तो उसमें घोड़ा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। तो घोड़ा जिसको दिया जाता था ना, वो बड़ा शक्तिशाली, जब बलबन जैसे लोगों ने मतलब घोड़ा को संभाला था, ठीक है। घोड़ा अश्वशाला का जो प्रधान जो होता था, बलबन भी था, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, गौरी ऐबक के गुणों से प्रभावित अमीर आखुर नियुक्त किया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था सैन्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है।
किस जनजाति का था? तो ऐबक तुर्क जनजाति का था। ऐबक को अपना उत्तराधिकारी 1206 में बनाया। गुलाम वंश जिसे ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। एक और भी बोलते हैं इसको, किस वंश के नाम से गुलाम को, और किस वंश के नाम से जानते हैं? शुरुआती जो गुलाम जो थे उनको किस वंश के नाम से कहते? इलवरी तुर्क वो कहते थे। क्या बोलते थे? इलवरी तुर्क। इलवरी क्योंकि इसके संस्थापक जो थे इलवरी तुर्क था। ठीक है, तो शुरुआती में इसको इलवरी तुर्क कहते थे। गुलामों में आप देखोगे तो कई सारे लोगों ने शासन किया। इस पहला जो था इलवरी तुर्क था। भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश की बात करें यही था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे क्योंकि ये दानी था, इसलिए इसको और किस नाम से जानते थे लाख बख्श के अलावा? द्वितीय डैश कहते थे। पील बख्श था। पील बख्श नहीं नहीं, कुरान खान से भी जानते थे। कुरान खान इसको नहीं हाँ कहते सर, थे। पील बख्श भी सर हाकिम ताई कहते थे। ठीक है, सर लाख बख्श भी कहते हैं, और हाथियों पर दान देने के कारण इसको पील बख्श भी कहा गया, और हातिम द्वितीय भी कहा गया। वो हातिम हातिम द्वितीय ताई। मिनाज से राज ने बोला था इसको। हातिम ताई कहते थे इसलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, जी। इसलिए कहते थे क्योंकि दानी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कुरान खान इसको थोड़ी ना बोलते थे। कुरान खान जो कि सुरूली पाठ करता था कुरान में, वो कौन था? इसी को बोलते थे नहीं सर, कुरान इसको खान? इसको नहीं इसको ही कहते। बोलते थे। बोला इसी को इसको कुरान इसी खान। को सर। अच्छा ठीक है, यस सर, कुरान खुआ था। ठीक है, चलिए कुरान खान में हो गया। ठीक है, सूर्य राज में पाठ करने की वजह से बोला गया। हाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐबक ने लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, गद्दी पर बैठने के समय ऐबक को गौरी के अन्य उत्तराधिकारियों को विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, इन विद्रोहों को शांत करने के लिए ऐबक को इनसे युद्ध करना पड़ा। ठीक है, इन विद्रोहों को शांत करने के लिए ऐबक को इनसे युद्ध करना पड़ा। गलत है। ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए बदायूं को पुनः जीतकर इल्तुतमिश को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, तो बदायूं का प्रशासक आपका इल्तुतमिश हुआ करता था, जो ऐबक का गुलाम था। और साथ में कौन था ऐबक का? क्या था? उसकी बेटी से शादी उनको हुई। पुत्री था। ठीक है, सॉरी, दामाद था। तो गद्दी पर बैठने पर ऐबक को गौरी के अन्य उत्तराधिकारियों से विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों को शांत करने ऐबक ने वैवाहिक संबंधों का आधार बनाया। ठीक है, उसने गजनी के शासक तजाउद्दीन इल्दौज, पहला उसका था, दो उसके मतलब विद्रोही थे कि यालदोस था, एक क्या था? कुवाचा था। ठीक है, नसरुद्दीन। ये दोनों के दोनों गजनी के मतलब, ये लोग भी अपने आप को गजनी का सॉरी ये लोग भी अपने आप को गौरी का उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, हालांकि गौरी तो ऐबक को दे दिया, लेकिन ये लोग भी अपने आप को गौरी का ही उत्तराधिकारी मानते थे। तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन जो आप देख रहे हो, इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए ऐबक ने युद्ध का सहारा लिया था। ऐबक ने युद्ध का सहारा नहीं लिया था। किसने युद्ध का सहारा लिया था? इल्तुतमिश ने युद्ध का सहारा लिया था। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें ऐबक ने क्या चीज का संबंध लिया, तो इन्होंने राजनीतिक यूज करते हुए इन्होंने मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। और नसरुद्दीन कुवाचा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि मुल्तान एवं सिंध का शासक से अपनी बहन का विवाह करवा दिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री का भी विवाह किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मतलब इसने क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऐबक को उसकी उदारता एवं दानी की प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा गया था। ठीक है, इतिहासकार बर्नी ने उसे दानशीलता के कारण उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। या सही है क्या? फरिश्ता के अनुसार, ठीक है, फरिश्ता के अनुसार उस समय किसी दानशील व्यक्ति को ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी। क्या लग रहा है, कौन सा सत्य नहीं है? बताइए। पहला वाला तो सही है, सेकंड नंबर सही नहीं है। तो क्या होगा उसका आंसर? मिनाज सिराज। बर्नी ने नहीं दिया ठीक था। है, तो देखिए दूसरा वाला गलत है कि मिहनाज ने दी थी। किसने दी थी उसको? हातिम द्वितीय की जो उपाधि जो थी, किसने? मिहनाज ने दी थी। ठीक है, किसने थी? मिहनाज ने दी थी। मिनाज मिहनाज किसके लेखक थे? मिहनाज किसके लेखक थे? तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी का। ठीक है, ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फक ए मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हसन निजामी ने किसकी रचना की थी? तो ताज उल मासिर की रचना की थी। कई बार पूछा जाता है। ठीक है, हसन निजामी ने किसकी रचना की थी? तो ताज उल मासिर की रचना की थी। इसको आपको ध्यान में रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। ऐबक ने कुतुबुल इस्लाम की बात करेंगे तो विष्णु मंदिर के स्थान पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मंदिर था, हिंदू मंदिर था, वहां पे मस्जिद सर बना वहाँ पे दिया। जैन लिखा था इसके पहले हाँ, तो वाले में। जैन ही था। ठीक है, जैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैन था। ठीक है, अजमेर में जैन ही था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करेंगे तो संस्कृत विद्यालय के स्थान पर नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए
ऐबक ने किसकी सर स्मृति ये में कुतुब जैन था मीनार, या विष्णु मंदिर था? जैन ही था। देखिए अब थोड़ा सा उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। जैनिज्म और बाद में बौद्धिज्म का पतन होने का ये भी कारण है ना, थोड़ा वैष्णव से इनको जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है चल के, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राह्मणों की थोड़ा वो थी, वो जब बौद्धिज्म जब बहुत आगे बढ़ने लगा ना तो जैनिज्म, तो उसमें इन्होंने बता दिया चाहे ये भी तो एक हिंदू का मतलब क्या है, वो है क्या बोलते हैं उसको, ये अवतारवाद है, ठीक है। तो पूरी तरीके से जैनिज्म बौद्धिज्म को थोड़ा सा हिंदू से कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, इस वजह से बौद्धिज्म वर्षों तक भारत से गायब हो गया, ठीक है। बाद में अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने 10 लाख लोगों को परिवर्तन किया बौद्धिज्म में, तो फिर आगे फला पूरा, ठीक है। इसीलिए लिख दिया होगा, रीजन हो सकता है। सॉरी हटाइए, लगा ज्ञानी था, ठीक है। सर पहले इसमें यही बोलते हैं कि यहाँ पहले जैन मंदिर था, उसके बाद में विष्णु मंदिर में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था हाँ बिल्कुल, ठीक है। बाद में। ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगाना जो होता था पोलो जैसा होता था, घोड़ा पर बैठ के खेलते थे, खेलते खेलते घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई, ठीक है। तब 1210 में ऐबक की मृत्यु हुई थी, कहां पे हुई थी? लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ध्यान रखें कहां पे? लाहौर में मृत्यु हुई थी। और ऐबक का मकबरा की बात करेंगे तो वो भी आपको कहां पे मिलेगा? लाहौर में मिलेगा। मैं मत कीजिए, ये मकबरा है, ठीक है। ध्यान कहां पे मिलेगा? तो लाहौर में मिलेगा, ठीक है। भारत वर्ष में ऐबक की उपलब्धियों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा एक कथन की बात करेंगे सही है? न्यायप्रियता, ध्यान रखेंगे सुरक्षा की भावना, वह एक विजेता था, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ध्यान रखें सही है, ठीक है। भारतवर्ष में ऐबक की उपलब्धियां एक विजेता की थी, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार न्यायप्रियता एवं सुरक्षा की भावना उसके राज्य की मतलब क्या थी? विशेषता थी। जनता को शांति एवं समृद्धि देना उसका अपना कर्तव्य सही समझा। नहीं है लिखा है। सारा ही सही है, ठीक है। हाँ तो सारी सही नहीं है, तो उपयुक्त में से सारा ही सही है, इसलिए ऐसा जब भी ऑप्शन रहे तो इसमें डी लेता है, ठीक है। सबके सब सही है ये, ठीक है। जनता को शांति में समृद्धि देना उसने अपना कर्तव्य समझा। युद्ध की स्थिति समाप्त होने के बाद उसने जनता के हितों की रक्षा की और उनकी समृद्धि की ओर ध्यान दिया। ऐबक एक उदार शासक था, उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श भी कहते थे। इल्तुतमिश के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। राज सिंहासन में बैठने के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, अभी जस्ट पहले बताया था। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश के समय अवध में तुर्क विद्रोह हुआ था। बताना कौन सा स्टूडेंट की बात करेंगे सही है, तो ध्यान में रखोगे 1-2 सही है, बाकी तीसरा गलत था, ठीक है। क्या सही है? तो पहला वाला स्टूडेंट की बात करेंगे तो बता दिया था इल्तुतमिश बदायूं को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को जीत कर इल्तुतमिश को वहां का सूबेदार नियुक्त किया था, ये तो बिल्कुल सही है। और वो जिस समय राजगद्दी पे बैठा उस समय भी वो बदायूं का सूबेदार था। 40 गुलामों का एक गुट बनाया था, जो कि मतलब एक तरह से इल्तुतमिश को एडवाइस करते थे। हालांकि गुलाम सरदारों के लिए, गुलाम वंश के लिए आगे चल के ये बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने गुटबाजी शुरू कर दिया। हालांकि एडवाइजरी में था, लेकिन बाद में उन्होंने कमजोर शासक आते गए तो इन्होंने अपना दबदबा बना कर रखा, ठीक है। हालांकि आगे चल के इसको समाप्त किसने कर दिया था? बलबन ने समाप्त कर दिया। बस सबसे ज्यादा इसमें परेशान किसे किया था? तो रजिया को बहुत तंग किया था इसने, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला दूसरा तो सही है, बाकी इल्तुतमिश के समय अवध में तुर्क का विद्रोह हुआ था, ये गलत है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है 1-2 तो सही, बाकी इल्तुतमिश के समय अवध में पिथरू विद्रोह हुआ था। किसका होता है? पिथरू, क्या बोलते हैं ये? पिथरू का मतलब क्या होता है? विद्रोह हुआ था, न कि तुर्क का। 1215 में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित किया था। 1216 वाला कौन है? देख लीजिए 1215, ठीक है। 15 से कुतुबुद्दीन 16 ऐबक है। की, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र कर लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने बंगाल में अपने आप को क्या किया? तो स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। ध्यान, अली मर्दान वही था जिसने किसकी हत्या की थी? अली मर्दान ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या की थी, ठीक है। किसकी हत्या की थी? बख्तियार खिलजी जो था उसकी हत्या अली मर्दान ने की थी। इल्तुतमिश का इसे समर्थन करा था, ठीक है। 1225 में इल्तुतमिश ने, ठीक है, बंगाल के स्वतंत्र शासक अली मर्दान के पुत्र निजामुद्दीन इबाज के विरुद्ध अभियान किया था। अतः 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में क्या किया? मिला लिया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर को
1227 में मंदौर को, 1231 में ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, तो 1230 में बंगाल को मिलाया, 1226 में रणथंभौर को मिलाया, 1227 में मंदौर को मिलाया, और 1231 में ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। लेकिन वह नागदा के गुलिहितो और गुजरात के चंदेलों को नहीं जीत सका। ठीक है, तो नागदा के गुहिलोतो या फिर गुहिलोतो, ठीक है, गुजरात के चंदेल को नहीं जीत पाया। ठीक है, अब बात करेंगे किस वर्ष दिल्ली सल्तनत का एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। किस वर्ष दिल्ली सल्तनत एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया, तो ध्यान में रखेंगे 1229 में। 1229 में इल्तुतमिश को दामाद के खलीफा से, ठीक है, इल्तुतमिश को दामाद के खलीफा से सम्मान पत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या था, खिलहत। क्या नाम था, खिलहत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से क्या प्राप्त होता है, खिलहत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होता है 1229 में। जब बगदाद के खिलफिया से खिलहत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो दिल्ली सल्तनत एक वैध राज्य बन गया। ठीक है, खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत का एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, खिलहत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमील, ठीक है, नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। ठीक है, तो क्या बना, तो जब उसको खिलहत मिल गया तो उसके बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1236 में इल्तुतमिश की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु कब होती है, तो 1236 में। शासक कब बना था इल्तुतमिश, शासक कब बना, 1211 में। हाँ 1210-11। हाँ, थोड़ा समय लेट हो जाता है क्योंकि बाहर था तो कुछ लोगों ने बुलाया था इसको से दिल्ली में आओ तुम रूल करो, तो ध्यान रखिएगा। तो मुख्यतः 1210-11 के आसपास ये शासक बनता है, 1236 तक ये शासक बना रहता है। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख आर्थिक सुधारों पर आपको विचार करना है। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसने चांदी के टका तांबे का जीतल चलाया। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, दोआब जो होता है दो नदी के बीच का भूमि होता था, उसको सबसे पहले उसका आर्थिक महत्व के रूप में समझने वाला जो था इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए थे और उसने चांदी का टाका, ठीक है, और साथ में तांबे का जीतल नामक सिक्का भी चलवाया था। तो सारे ही सारे मतलब क्या है, सही है, मतलब सत्य नहीं है तो इनमें से कोई भी, ठीक है, सत्य मेरे सारे ही सारे क्या है, सत्य है। ठीक है, इनमें से कोई कथन गलत नहीं बल्कि सभी कथन सत्य। इल्तुतमिश के सल्तनत काल में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टाका था, ध्यान रखेंगे, जो कि 175 ग्रेन का होता था। ठीक है, कहीं कहीं पे 178 भी लिखा रहता है। ठीक है, 175 ग्रेन का था। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या होगा ना, पूछेगा टाका क्या चीज का था, बताइए, तांबा का था या फिर चांदी का था। टाका किसका था, चांदी का था। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे तांबा का क्या था, तो तांबा का क्या था, तो क्या बताओगे, तांबा का, तो तांबा का आपका जीतल हुआ करता था। ठीक है, और इसने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा का भी प्रारंभ किया था। टकसाल क्या था, जहां से सिक्के मतलब ढलते थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा करवाया। भारत में पहला मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश ने अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश का मकबरा आपको कहाँ पे मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आपको कहाँ पे मिलेगा, तो क्या बताओगे, लाहौर में मिलेगा। ठीक है, इल्तुतमिश के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना। इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। ठीक है, इक्ता व्यवस्था, बिल्कुल ठीक है। इक्ता व्यवस्था क्या होता पता है, बता सकता है कोई, क्या था इक्ता व्यवस्था, ये भूमि से रिलेटेड था। हाँ, भूमि से रिलेटेड क्या था, वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। क्या दी जाती थी, हाँ जागीर। जागीर। तो जागीर के बदले में राजा फ्री में थोड़ी ना दे देगा, इल्तुतमिश फ्री में क्यों जागीर है, उसके बदले इल्तुतमिश को क्या मिलता था, जमीन लेता होगा। सैन्य मदद मिलता था। जागीर के बदले क्या मिलता था, सैन्य मदद मिलता था। ठीक है, इक्तादारी व्यवस्था था, सामंतवाद को बढ़ावा देने के लिए था। यूरोप में सामंत आप देखोगे, फ्यूडर जिसको कहते थे, लॉर्ड या फ्यूडर। तो इल्तुतमिश क्या करता था, इसमें क्या था, लोगों को जागीर प्रदान करे, क्योंकि राज्य के पास भूमि की कोई कमी नहीं थी। और राज्य के लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या था ना, तो हमेशा परमानेंट आर्मी बहुत बड़ा नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, तो क्या करे, एक अपना छोटा और परमानेंट आर्मी था, लेकिन उसके अलावा जब युद्ध वगैरह जब होता था तो ये जागीरदारों जो थे, इक्तादार जो थे, उनसे मतलब सैन्य मदद लेते थे। ठीक है, बदले में उनको क्या मिलता था, जागीर मिल जाता था इक्तादारों को। तो जागीर से जो आय जो प्राप्ति होती थी तो उससे सैन्य खर्च चलाते थे जो इक्तादार। अब बाकी जो पैसा जो बचता था ना, जो कि एक्स्ट्रा पैसा जो आता था, उनको मतलब दिल्ली सल्तनत के
जो भी मतलब जो था उनको खजाने में जमा करना रहता था। लेकिन बाद में इक़्तिदार जो थे काफी अधिक मजबूत हो गए और उन्होंने मतलब पैसा जमा करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो बाद में जब ये आएगा अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो वो मतलब इक़्तिदारी व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, अपने लिए एक परमानेंट आर्मी लेकर आएगा, ठीक है। और जितने भी जो इक़्तिदारों को जो भूमि वगैरह जो दी गई थी सारे भूमि को छीन कर सबको किस भूमि में परिवर्तित करेगा, उसको बोले खालसा भूमि, ठीक है। खालसा भूमि क्या होता है, तो स्टेट ऑन, ठीक है, राज्य के द्वारा जो राज्य का जिस भूमि पर अधिकार होता था उसको खालसा भूमि कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इक़्तिदार जो था उसको शुरू करने वाला जो था कौन था, तो ध्यान में रखिएगा कौन था, ठीक है। तो इल्तुतमिश था। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की, ये भी ठीक है। मिन्हाज उस सिराज ने, ठीक, इल्तुतमिश को महान, दयालु तथा विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बना, ये भी ठीक है। ईश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना है, तो ये भी आप देखोगे तो सही है, ठीक है। अब गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं गुलामों का गुलाम, क्या बताओगे आप? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हाँ, इल्तुतमिश को किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, ऐबक को, ऐबक को ही कहते हैं, ठीक है। देखिए सारे के सारे कथन की बात करेंगे सही है। अफबी ने इल्तुतमिश के शासनकाल को, ठीक है, जिवाबी उल हिकायत की रचना की, ठीक है। अफबी की बात करेंगे, इल्तुतमिश के ही शासनकाल में जिवामी उल, ठीक है, हिकायत की रचना की थी। किसने की थी? अफबी ने। निजामुल्क, मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन, हसन गौरी और फजरुल मुल्क इमामी जैसे विद्वान को उसका संरक्षण प्राप्त था। वो शेख कुतुबुद्दीन तबरीजी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख नजीमुद्दीन नक्शबंदी आदि सूफी संतों का बहुत सम्मान करता था। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक क्या था? संस्थापक था। तो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, यह कथन किसका या फिर किस इतिहासकार ने गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बताया है? ईश्वरी डॉक्टर प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान को, ठीक है, दिल्ली के गद्दी पे बैठाने में, ठीक है, या फिर सिंहासन पे बैठाने पे किसने सहयोग किया था? ठीक है, तो मुख्यतः दिल्ली की जनता। पहला एक शासिका ऐसी थी या फिर शासक ऐसी थी कि जनता के द्वारा चुनी गई थी, तथा अमीर, ठीक है, सही है। देखेंगे रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी, सल्तनत की गद्दी पर बैठाने में दिल्ली की जनता एवं अमीरों ने सहयोग प्रदान किया। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है, ध्यान में, अपने पुत्र को नहीं, अपने पुत्री को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी रजिया के सिंहासन में बैठने का विरोध किया था। किसने? निजाम उल मुल्क जुनैदी, ठीक है, क्योंकि कौन था? इल्तुतमिश का वजीर था। वजीर काफी पावरफुल होता था, वजीर जस्ट लाइक प्रधानमंत्री, लेकिन रेवेन्यू का सारा पावर जो था वजीर के पास था, ठीक है, रेवेन्यू जो था ना वो वजीर के पास आता था, ठीक है, इसलिए काफी अधिक पावरफुल था। इसके अलावा मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सफीउद्दीन कुची आदि रजिया के प्रबल विरोधी बन गए थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका और पहली शासिका, ठीक है, उसके बाद कोई हुई नहीं, ठीक है। दोनों के दोनों कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों कौन थे? तो रजिया ही थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रश्न, उस पर भी जरा ध्यान हम लोग देते हैं। निम्न में से असत्य कथन की चयन करें। रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह लाहौर का गवर्नर कबीर खान ने किया था। रजिया प्रथा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह कुबा एवं कुल्हा पहनकर राज दरबार में जाती थी। रजिया ने तबर हिंद के, ठीक है, इक्तादार या फिर उक्तादार, ठीक है, अल्तुनिया से विवाह किया था, ये ठीक है। रजिया ने इख्तियारुद्दीन को अमीर आखुर के पद पर भी नियुक्त किया था, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। 2-3 तो मुझे सही लग रहा है, चौथा के बारे में पता नहीं, जरा देख लेता हूँ, ठीक है। इसका क्या सही आंसर लिया है? इसका आंसर डी लिया है। डी में क्या है? अच्छा, ठीक है, मतलब पहला भी सही है और 2-3 भी सही, मतलब चौथा गलत है, ठीक है। अमीर आखुर का पद किसने दिया था रजिया ने? जमालुद्दीन याकूत को। और याकूत को दिया था, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में, यही गलत है। रजिया सुल्तान अपने विश्वास पात्र सरदारों को उस पदों पर नियुक्त किया, जैसे इख्तियारुद्दीन को अमीर हाजिब बनाया, ठीक है। याकूत को क्या बनाया? अमीर आखुर बनाया, जो कि अश्वशाला था। मलिक इजुबुद्दीन कबीर खान को अख्तादार लाहौर बना दिया, ठीक है। इख्तियार अल्तुनिया को क्या बनाया? अख्तादार तबर हिंद बनाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो इख्तियारुद्दीन एतगिन की बात करेंगे, अमीर हाजिब,
मलिक जलाउद्दीन याकूत को अमीर आखूर, ठीक है। मलिक इजुद्दीन कबीर खान को अख्तादार लाहौर, ठीक है। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को तबर हिंद, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार इसको एक बार पढ़ लीजिए। याद आएगा ना? बताइए, अल्तुनिया को क्या बनाया था, कौन सा पद दिया था? तबर हिंद, अख्तादार तबर हिंद। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखना, अल्तुनिया को कौन सा पद दिया था? तो अख्तादार तबर हिंद। कबीर खान को लाहौर का इख्तियादार बना दिया था। और निजामुद्दीन को क्या बनाया था? निजामुद्दीन, सॉरी, जमालुद्दीन को अमीर आखूर। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इख्तियारुद्दीन को और अमीर बिल्कुल ठीक है, हाजिब। एतदीन को क्या? अमीर हाजिब, ठीक है। गुलाम वंश के किस शासक ने, ठीक है, नाइबे, ठीक है, नाइबे मुमलिकात नामक नए पद का सृजन किया? तो क्या बताएंगे? मुईउद्दीन बहराम शाह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मुईउद्दीन बहराम शाह का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद, ठीक है, नाइब अर्थात नाइब मुमलिकियात का सृजन किया था। तो गुलाम वंश के किस शासक ने नाइब मुमलिकियात का नए पद का सृजन किया था? तो मुईउद्दीन बहराम शाह ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद, ठीक है, नाइब अर्थात नाइब मुमलिकियात का सृजन किया था। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। बहराम शाह के समय इस पद पर सर्वप्रथम, ठीक है, मलिक इख्तियारुद्दीन एक्तगीन को बैठाया गया था, ठीक है। तो नाइब के पद पर बैठने वाला कौन था? ठीक है, तो ध्यान रखें, नाइब के पद पर बैठने वाला बात करेंगे तो मलिक, ठीक है, इख्तियारुद्दीन एक्तगीन, ठीक है। कालांतर में इख्तियारुद्दीन एक्तगीन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने महल के सामने सुल्तान की तरह नौबत एवं हाथी रखना मतलब क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया, ठीक है। सुल्तान ने इसने अधिकारों का हस्तक्षेप समझकर उसकी हत्या कर दी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखते। यहाँ पे बहराम शाह के समय एक नया पद बना था जिसको नायब का पद बोलते थे, ठीक है। और नायब का पद अमीरी के द्वारा बनाया गया था। रीजन क्या था कि सुल्तान की शक्ति को मतलब क्या करे? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, कम कर दे, इस वजह से। और इस पद पे जो बैठने वाला सबसे पहला व्यक्ति था तो इख्तियारुद्दीन एतगिन था, ठीक है। वही था जिसको मतलब रजिया ने अमीर हाजिब का पद दिया था, ध्यान में रखेंगे, इख्तियारुद्दीन एतगिन, ठीक है। इस पद पे बैठने वाला पहला था, ध्यान में रखेंगे। और आगे चल के इख्तियारुद्दीन एतगिन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने महल के सामने सुल्तान की तरह नौबत एवं हाथी रखना मतलब क्या किया? प्रारंभ कर दिया। इससे, ठीक है, अधिकारों में हस्तक्षेप मानकर उसकी हत्या करा दी गई सुल्तान के द्वारा। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, तो भी हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बताना, गुलाम वंश के विभिन्न शासकों के शासन का काल का कौन सा क्रम सही है? तो क्या बात करेंगे, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश होगा, इल्तुतमिश के बाद कौन होगा बताइए? यहाँ तक तो सबसे पता है, बहराम शाह, ठीक है। बहराम शाह के बाद कौन होगा? नहीं, बहराम शाह बना था इल्तुतमिश का पुत्र था, ठीक है, रजिया का भाई था, ठीक है। उसके अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। देखिए, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल का मुख्य काजी के पद पर किसे नियुक्ति की गई थी? तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद काफी अच्छा शासक था। इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे इसको? ये क्या सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था? मामलिकात ठीक है, बोलते थे इसको। ये काफी मतलब ये टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करने वाला शासक था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। काफी सादा जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। ध्यान, नसरुद्दीन महमूद की बात करें कि बलबन का दामाद था। किसका दामाद था? ये बलबन का दामाद भी था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के बाद ही बलबन शासक बनता है, ठीक है। हालांकि बलबन ने इसकी हत्या वगैरह नहीं करवाई थी, नेचुरल डेथ हुआ था। उसके बाद बलबन जो था नसरुद्दीन महमूद के बाद गद्दी पे बैठता, ठीक है। बलबन जिस समय गद्दी पे बैठा उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी, ठीक है। इसका दामाद बलबन था क्या सर? बलबन इसका दामाद था ना, नासिरुद्दीन महमूद का, या फिर ये बलबन नहीं का नहीं दामाद था? बलबन का ये दामाद था, नसरुद्दीन महमूद इसका दामाद नहीं। अच्छा, बलबन का ये सॉरी। नसरुद्दीन महमूद दामाद था, अपनी बेटी का विवाह किया था। अब नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन ही वास्तविक सब कुछ था उसके हाथों में, ठीक है। सारी सत्ता जो थी बलबन के हाथों में ही थी। नसरुद्दीन महमूद जो था
नाम मात्र का शासक था। हालांकि बलबन ने इसकी हत्या वगैरह नहीं करी, नॉर्मल डेथ होने पर बलबन शासक बना। जिस समय बलबन शासक बनता उसकी एज बहुत अधिक थी, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर मिन्हाजुद्दीन सिराज था। मिन्हाजुद्दीन सिराज की रचना की बात करेंगे, तबकाते नासरी नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खान की उपाधि प्रदान की थी। नसरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। बलबन 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की थी, ठीक है। हलाकू की बात करें, मंगोल नेता था, ठीक है। तो 1229 में आई थिंक ये इसका था, पोता उता था ये, क्या नाम है इसका यार, चंगेज खान का, ठीक है। उसे शांति करके पंजाब में शांति समझौता स्थापित किया। 1266 नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। तो दामाद की मृत्यु के बाद ससुर जो था उसका उत्तराधिकारी बना था। तो थोड़ा यहाँ पे उल्टा है, इसको जरा आप लोग क्या कीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बलबन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की चयन करें, ठीक है। 1266 में गद्दी संभाला, ठीक है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बारे में अच्छी तरीके से अच्छाई से अवगत था। रीजन क्या था, क्यों अवगत था, क्योंकि भाई ये 40 सरदारों के दल में, ठीक है, बलबन भी शामिल था। तो किस प्रकार से वहां पे गुटबाजी जो होती है, बलबन इससे अच्छी तरीके से परिचित था। इसलिए जैसे ही शासक बना, सोचा था ये तो हमें भी न टिकने देंगे, जैसे कि पहले के शासकों को न टिकने दिया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 40 तुर्की सरदारों के दल को ही मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया। बलबन के शासनकाल में पंजाब एवं बंगाल एवं मध्य प्रांत में विद्रोह हुआ था, गलत है, ठीक है। केवल बंगाल में विद्रोह हुआ था, ठीक है। बलबन के समय बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, ठीक है। तो बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह बंगाल में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें, न कि मध्य प्रांत में। बंगाल के विद्रोही नेता तुगरिल खान ने बलबन की हत्या करवा दी थी। बलबन ने हत्या करवा दी थी तुगरिल खान की। उसके बाद अपने पिता बुगरा को, ठीक है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। अब बुगरा जो था ना, बहुत ही जिल्लत वाला आदमी था, अपने पिता के मरने पे भी वो नहीं आया था, ठीक है। बुगरा जो था पिता के मरने पे भी नहीं आया था। इसको राज्य कार्य में कुछ मतलब रोल, मतलब होता ना इंटरेस्ट होना, वो नहीं था। एक बार इसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया, वहीं पे पड़ा हुआ रहा। बाद में बलबन जब मर जाता है तो उसको टेक ओवर करना चाहिए ना बुगरा खान को, तो इसकी अपनी जान बहुत प्यारी थी। इसको लग रहा था मतलब जो दिल्ली अगर इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी, तो ये आया ही नहीं, ठीक है। तो बलबन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो बलबन का उत्तराधिकारी उसका पोता बनता है, ठीक है। बेटा नहीं, जो कि बहुत ही कम एज का बच्चा होता है, पोता जो होता है उसको बनाया जाता है, ठीक है। अब बलबन ने जिल्दे इलाही की मतलब क्या थी, उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो बिल्कुल जिल्दे इलाही की उपाधि किसने, बलबन ने धारण की थी, ठीक है। बलबन के शासन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पचमत्तर सीमा प्रांत में मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए किलों की एक श्रृंखला बनाई गई, ठीक है, ठीक है। सीमा पर बने प्रत्येक किले में बड़ी संख्या में सेना रखी गई थी, वो भी ठीक है। सीमा पे नए सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का, ठीक है, पुनर्गठन किया गया था। बिल्कुल दीवाने अर्ज जो था सैन्य विभाग था, तो बलबन ने इसको मजबूती प्रदान की थी। लेकिन दीवाने अर्ज को सबसे ज्यादा मजबूती अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मिला था, क्योंकि दीवाने अर्ज को खुद ही संभालते थे। सेना की भर्ती कैसे करना है, सेना को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, तो पूरा सैन्य विभाग की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी अपने हाथों में लेके चलते थे, ठीक है। चलिए, बलबन की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना। बलबन ने दीवाने अर्ज के पद पर, ठीक है, इमाद मुल्क को नियुक्त किया, ठीक है, ठीक है। ये उसने अयोग्य एवं वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त करने की योजना चलाई, ये भी ठीक है, ठीक है। बलबन अपने सैनिकों के वेतन के बदले भूमि आवंटित करता था, तो ये गलत है, ठीक है। उपरोक्त में से एक दो सही है। बलबन अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया, दीवाने अर्ज के वजीर के नियंत्रण से मुक्त कर दिया, ताकि सेना का धन की कमी न हो। उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की एवं गुप्तचरों की नियुक्ति वह स्वयं करता था, ठीक है। अब मतलब बलबन द्वारा आरंभ की गई सिजदा एवं पाबोस प्रथा निम्न में से किस परंपरा पर आधारित था, ये फारसी परंपरा थी। ये सिजदा और पाबोस प्रथा क्या थी, ये दिल्ली के अमीरों का, ठीक है, मन बहुत अधिक बढ़ गया था, ठीक है। वो मतलब सुल्तान को कुछ समझते नहीं, दे आर पावरफुल, ठीक है। तो सुल्तान एक कानून निकाला, एक नियम बनाना, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने पे सीधी मौत की सजा थी, ठीक है। तो कानून का उल्लंघन तो कोई कर नहीं सकता था, ठीक है। एक सिजदा प्रथा जो था, सर को झुकाना। पाबोस का मतलब होता सर झुका के सुल्तान को पैर के चूमना होता था, ठीक है। तो सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी, ताकि अमीरों के शक्ति में मतलब क्या किया जाए, कमी किया जाए, ठीक है। आगे चल के एक शासक होता जिसने सिजदा और पाबोस प्रथा को इस्लाम के खिलाफ माना। उसका मानना था कि अगर कोई सर झुका रहा है, फिर पैर को चूम रहा, तो ये केवल अल्लाह के सामने ही ऐसा करना चाहिए। उसने सिजदा में पाबोस प्रथा को समाप्त कर दी। वो कौन सा शासक था जिसने सिजदा में पाबोस प्रथा को समाप्त कर दी थी पूरी तरीके से?
एनीवन? नहीं याद है। अकबर। अकबर। शाहजहां, ठीक है, क्या हो जाएगा? नहीं, शाहजहां। शाहजहां ने सीधा पावस प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बलबन द्वारा तुर्क प्रवाह को कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने हेतु अनिवार्य किए गए सीधा में पोवोस प्रथा फारसी संस्कृति पे आधारित था। उन्हें फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज त्योहार भी प्रारंभ किया। अब यहाँ पे ये सब क्यों किया बलबन? क्योंकि यहाँ पे जो तुर्क जो थे, या फिर वो जो थे, वो सबके समय मतलब बलबन के खिलाफ हो जा रहे थे, क्योंकि उसने मतलब वो जो क्या नाम था उसका, 40 जो तुर्क अमीरों का जो दल था उसको जो समाप्त किया था। तो दिल्ली में फारसी भी थे, फारस से रहने वाले वो लोग भी थे, अमीर, फारसी अमीर भी थे, तुर्क अमीर भी थे। तो तुर्क जब इसका विरोध करने लगा तो इन्होंने फारसी को बढ़ावा देना शुरू किया, ताकि फारसी अमीर जो थे वो इनके सपोर्ट में आ जाए। इसलिए सजदा प्रबोध प्रथा की भी शुरुआत कर दिया। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सव जो था, नवरोज जो था, उसको भी शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि मतलब तुर्क अमीर जो थे इनके खिलाफ ज्यादा वो ना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक पिलर इसको मिलते रहे। बलबन ने राज्य के अंतर्गत होने वाले षड्यंत्रों एवं विद्रोहों के विषय में पूर्व जानकारी के लिए गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी, क्योंकि इसने तुर्क अमीरों का जो दल को जो समाप्त किया था, सबके सब जो थे इसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। हालांकि साजिश करने में उसे सफलता नहीं मिली, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बलबन द्वारा जारी किए गए नीतियों एवं सिद्धांतों पर विचार करें। अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत बलबन विद्रोही व्यक्ति की हत्या करा उसकी स्त्री और बच्चों को राज्य से बाहर कर दिया। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत का विस्तार पूर्वक व्याख्या की। यह राजत्व सिद्धांत क्या था, पता आपको? राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत मतलब ये होता था, मतलब धरती पे जो शासक, जो सुल्तान जो है, ठीक है, वो मतलब क्या है, तो मतलब अल्लाह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। और मैसेंजर ऑफ गॉड की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहेंगे तो अपने आप को भगवान का समतुल्य माना। इस्लाम में जो कह लीजिए, जिसके भी समतुल्य। और जब आप भगवान का समतुल्य का आप उल्लंघन करोगे, उसके खिलाफ जाओगे, तो आप क्या करोगे? तो आप जो इस्लाम का जो कानून जो है उसका भी आप उल्लंघन करोगे। इस्लामी कानून को उल्लंघन करने पे कौन सी सजा मिलेगी? तो मृत्यु की सजा मिलेगी। तो राजत्व को सिद्धांत, ठीक है, अपने आप को देव तुल्य बताया, जिससे मतलब कोई भी व्यक्ति इसका विरोध न कर सके। अगर विरोध करने पे सीधे मतलब मौत की सजा थी, ठीक है। बलबन के राजस्व सिद्धांत के अनुसार राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। राजत्व को दैवी संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि प्रजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो 2, 3, 4 की बात करेंगे, सही है, 2 सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 3 सही है, और साथ में इसका 4 सही लिया है, ठीक है। दूसरा, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत का विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। इसको गलत लिया है, बाकी उपरोक्त में से विकल्प सी सत्य है, ठीक है, मतलब 2, 3, 4 आपका सही है, मतलब ये भी सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति, लौह एवं रक्त का नीति तो सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये गलती कर दिया है, से मतलब, ठीक है, जिसने उसकी स्त्री एवं बच्चों को राज्य से बाहर कर दिया जाता था, ऐसा नहीं था, ठीक है। शुरू का स्टेटमेंट आप देखोगे तो यहाँ तक सही है। बाकी इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कराकर उसकी पत्नी एवं स्त्री को राज्य से बाहर नहीं करते थे, उसको गुलाम बना लेते थे। क्या बना लेते थे? उसको गुलाम बना लेते थे। मैं देख रहे ऊपर से, इसीलिए कभी भी आप एग्जाम में जाना ना, तो आजकल बीपीएससी कर दिया है ना, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने अभी गलती किया, मैंने क्या गलती किया, मैंने देखा तो पहला को सही कर दिया, अपने विद्रोही के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, ठीक है, यहाँ तक। अगला स्टेटमेंट गलत है। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या करा उसकी पत्नी एवं बच्चों को राज्य से बाहर कर दिया जाता था, ये गलत है। राज्य से बाहर नहीं किया जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था, इसलिए पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। विद्रोही के प्रति रक्त एवं लॉ की नीति का पालन किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कराकर उस स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था, न कि राज्य के बाहर किया जाता था। अपने राजत्व सिद्धांत में बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जो बात मैंने बताया, अतः उसका स्थान पैगंबर के बाद है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य मतलब क्या होता है? न्याय संगत होता है, ठीक है। और मान लीजिए पैगंबर के समतुल्य या फिर पैगंबर के बाद अगर स्थान कर दिया तो कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ नहीं जाएगा, विद्रोह नहीं करोगे। अगर करोगे तो फिर आपको इस्लाम के खिलाफ माना जाएगा। अब फिर धर्म के खिलाफ विद्रोह करना सीधे सीधे कौन सी सजा थी? मौत की सजा थी। अरे यहाँ पे आप सिंपल यहाँ से देखो, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, क्या उस पर आरोप लगाया?
तो व्यक्ति जो था क्या था, धर्म के खिलाफ था, धर्म का अपमान किया था, ठीक है। और धर्म के खिलाफ अपमान करने पर हत्या को जायज ठहराया जाता था। तो बलबन के विचारों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। बलबन के अनुसार सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, ठीक है, सही है। बलबन ने उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच में अंतर स्थापित करने को महत्व दिया। बलबन के अनुसार राजत्व के लिए भव्य दरबार एवं मान मर्यादा का होना आवश्यक है। बलबन का दरबारी अरबी परंपरा के अनुसार सजाया जाता था, तो ये गलत है, ठीक है। बर्बर का दरबार जो था, बलबन का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया जाता है। अगर ईरानी न रहे तो फारसी कर लीजिएगा, ठीक है। फारसी परंपरा के अनुसार जो था सजाया जाता था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। उसने ईश्वर शासक एवं जनता के बीच द्विपक्षीय संबंधों को राजत्व का आधार बनाया। इसमें ईश्वर था, शासक था एवं जनता था, ठीक है। उसने राजा द्वारा निष्पक्ष एवं कठोर न्याय किए जाने के महत्व को दिया, साथ ही कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुरान का नियम का उल्लंघन करने वालों को पता है ना क्या था। चलिए, विख्यात कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन दहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किए थे। बलबन अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद को मंगोल सेना द्वारा मारे जाने के सदमे से बर्खास्त, क्योंकि एक पुत्र तो बुगरा खान जो था सब निकम्मा ही था, ठीक है। इसका जो सबसे प्रिय पुत्र जो था, ठीक है, जिसका नाम था मोहम्मद, ठीक है, वो जो बलबन का उत्तराधिकारी बनता, इस गम को वो सह नहीं पाया और 80 वर्ष की अवस्था में 1286 में बलबन की मतलब क्या थी, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु जब हो गया तो बुगरा खान जो था वो आया भी नहीं, आई थिंक बहुत जगह पे मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो बलबन का उत्तराधिकार बनने से इसके पुत्र ने, जो एक पुत्र जो था जो कि बंगाल में आई थिंक था, बंगाल का गवर्नर था, उसने इनकार कर दिया था। इसका जो प्रिय पुत्र जो था मोहम्मद जो था, मंगोल सेना के द्वारा मारा गया था, ठीक है। इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, 80 वर्ष की अवस्था में 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किस विद्वान को बलबन का संरक्षण प्रदान नहीं था। अमीर खुसरो को तो था, अमीर हसन दहलवी का भी था, मौलाना हमीउद्दीन मुतलिज को भी था, ठीक है, कौन, मौलाना रिजवी का नहीं था, ठीक है। बलबन के दरबार में चिकित्सक मौलाना हमीउद्दीन मुतलिज रहते थे, मौलाना बदरुद्दीन एवं मौलाना इशामुद्दीन भी रहते थे। बलबन के बारे में, ठीक है, के.एम. निजामी का कथन है, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध कर देता था। बलबन ने कहा था कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित रहता है। दूसरा कथन की बात है, राजा हृदय ईश्वर की कृपा पर विशेष कोष है और समस्त, ठीक है, मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है। बलबनी वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है आखिरी, ठीक है, बलबनी वंश का शासक बताइए थे, ठीक है, ध्यान रखें। कैमूर, क्या नाम था, क्या नाम था इसका, शमसुद्दीन कैमूर था, ठीक है। और सुल्तान बनने के समय बलबन की आयु 70 वर्ष की हो गई थी, पता है। उसने अपना राज्याभिषेक किलोखोरी में करवाया। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने आंतरिक नीति दूसरे को प्रसन्न करने का सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है। किसके बारे में रही थी, खिलजी का समय, सॉरी। हालांकि बलबन का भी सुल्तान बनने के समय उसकी एज 70 के आसपास ही रही थी, ठीक है। सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया। ऊपर कथन निम्नलिखित में से किसके बारे में है, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, ठीक है। इसका जो किस किला में, इसका ध्यान रखेंगे, इसका राज्याभिषेक हुआ था तो किलोखरी के किला में हुआ था, ठीक है। ये अपने भतीजा और अपने दामाद, ठीक है, क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा में हत्या कर दी जाती है, ध्यान में इसको रखना है, आगे चल के इंपॉर्टेंट है। तो 70 इसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया था। पहला सुल्तान था जिसे आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है, सबको खुश करके रखता था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा गया उपरोक्त कथन, वो अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष के बाद दिल्ली में प्रवेश किया था, ठीक है। 1290 में करा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू, जिसे मुगीसुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, विद्रोह को दबाया। इसके बाद करा मानिकपुर में सूबेदारी अपने भतीजे जलाउद्दीन खिलजी को दी। जलाउद्दीन खिलजी शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करके 1290 में शासन को संभाला था। वही शमसुद्दीन कैमूर की बात करेंगे, कौन था, तो ध्यान में रखेंगे, बलबन का वंशज था और बलबनी वंश का आखिरी शासक भी था। हाँ, पोता था उसका, ठीक है, मतलब बोला ना, उसका बेटा शासक नहीं बनता, उसका पोता बनता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला फिरोज खिलजी के शासनकाल में पंजाब पे आक्रमण किया था। मंगोल को अलाउद्दीन ने पराजित कर दिया था। बिल्कुल, मंगोल को तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार पराजित किया था।
चंगेज खान का नाती उलुग ने अपने लगभग 10,000 मंगोलों समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण करके भारत में ही रहने वाला था। इसको नव इस्लाम भी कहा गया था, नव इस्लाम। हालांकि मंगोल इस्लाम नहीं थे, ठीक है, मंगोल की बात करेंगे, मंगोल की बात करें, उसका धर्म अलग था, इस्लाम धर्म से उनका कोई संबंध नहीं था मंगोलों का। बाद में जलाउद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग के साथ कर दिया, ठीक है। तो देख बताना इनमें से कौन सा कथन की बात करेंगे सत्य है, तो ध्यान में रखना इसमें सी की बात करेंगे सही है, ठीक है, सी स्टैंडर्ड की बात करेंगे सही है। चंगेज खान का नाती उलुग अपने, ठीक है, 10,000 मंगोलों समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार करके भारत में रहने लगा था, तो ठीक है। मंगोलों को अलाउद्दीन ने पराजित कर दिया था, मंगोलों को अलाउद्दीन ने पराजित कर दिया था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल विद्रोह को दबाने में सफलता तो पाई थी, लेकिन यहाँ पे लिखा पराजित कर दिया था, मतलब ऑल टाइम के लिए कर दिया था, ऐसा गलत लिया है इसको, ठीक है। देखिए, चंगेज खान का नाती उलुग अपने लगभग 4,000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण करके भारत में ही रहने लगा था। उसके रहने के लिए दिल्ली के समीप फिरोज में, ठीक है, मुगरापुर नामक एक बस्ती बसाई गई थी। बाद में उसे नवीन मुसलमान का नाम से कहा जाने लगा क्योंकि नए नए मुसलमान बने थे। फिरोज खिलजी ने ईरान के धार्मिक फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तो क्या कुचलवा दिया था, ठीक है। तो फिरोज खिलजी ने ईरान के धार्मिक फकीर जिसका नाम था सीदी मौला, फिरोज खिलजी एकमात्र कठोर कार्य था, अन्यथा उसकी नीति उदारता और सभी को संतुष्ट करने की नीति थी, ठीक है। फिरोज खिलजी सॉरी, उसका एक कठोर काम क्या था, तो वही सीदी मौला को हाथी से कुचलवा दिया था। सल्तनत काल में किस शासक के शासन काल में मुसलमानों ने दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किया, ठीक है। तो देखिए, दक्षिण भारत में पहला आक्रमण जो था फिरोज खिलजी के शासन काल में ही था। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। हालांकि दक्षिण भारत को जीतना शुरू होगा, एक एक करके सारे को मतलब मिलाना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, दक्षिण भारत विजय का नेतृत्व कौन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम का नाम क्या था, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत किसके शासनकाल में हो चुकी थी, किसके शासनकाल में शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे फिरोज खिलजी के शासनकाल में। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में पहली बार दक्षिण भारत भिलसा में देवगिरी का अभियान शुरू किया था। भतीजा भी था, उसका दामाद भी था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का बेटी का नाम क्या था, इतिहास में काफी चर्चित नाम हो रहा है, ठीक है। बता दीजिए, आप नहीं याद है। मेहरुनिसा, ठीक है, जो जहांगीर की पत्नी का भी नाम था मेहरुनिसा, ठीक है, मेहरुनिसा ही जो था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे मेहरुनिसा यही जो था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का पत्नी का नाम था, ठीक है। उस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। इस प्रकार जलाउद्दीन के समय देवगिरी पर आक्रमण मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण था। दक्षिण भारत के आक्रमण से अलाउद्दीन को अपार संपत्ति हाथ लगी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलाउद्दीन की हत्या 1296 में करके शासक बना, ठीक है। जलाउद्दीन फिरोज की हत्या में अलाउद्दीन खिलजी के भाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के भाई, ठीक है, अलमास बेग ने सहायता की थी। बाद में जलाउद्दीन ने अलमास बेग को उलुग खान की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन ने बलबन के लाल महल में, ठीक है, 1296 में अपना राज्याभिषेक किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, तो बलबन के लाल महल में ही अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अमीर खुसरो और इसामी दोनों की सुल्तान के एक भाग्यवादी व्यक्ति का है, ठीक है। ये बहुत ही चमचा था ये, ठीक है, ये बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के शासकों में रहा था। चमचागिरी करने में इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था और दिन भर उसका अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत ही घटिया कविता लिखा करता था और उसका वाहवाही किया करता था, ठीक है। तो ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी प्रशंसा करता है। भाग्यवादी व्यक्ति का है, ठीक है, अमीर खुसरो हिसामी दोनों ने, ठीक है। उपरोक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है। जलाउद्दीन ने कहा था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमान का रक्त बहाने मेरी आदत नहीं है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, जलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल उतना ही अहिंसा से था और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल अहिंसापूर्ण था, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर था। अलाउद्दीन के राज्याभिषेक पर बर्नी ने कहा था, शहीद सुल्तान फिरोज खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा है कि शाही बंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो विजय अभियान जो दिया हुआ है, ठीक है, तो बताइए कौन सा विजय, मेवाड़ का तो मेरे को याद है 1303 में था, ठीक है। बताइए आगे बाकी आप लोग बताइए कौन होगा। देवगिरी का आई थिंक 1296 होगा, ठीक है। मालवा 1305। ठीक है, तो बाकी हो ही गया, ये दो मुझे याद था, ठीक है।
1303 तो काफी बार इसने याद कर 1305। ठीक है। मेवाड़ वाला तो 1303 था क्योंकि भंसाली ने सबको याद करवा दिया मूवी बना के। ठीक है, तो मेवाड़ विजय राणा रतन सिंह वहां के शासक थे 1303 में। देवगिरी भी मुझे याद था 1296 में, और मालवा 1305 में, और वैसल 1311 में। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, जिसमें मेवाड़ पे आक्रमण हुआ तो रानी पद्मनी थी और शासक वहां का कौन था? राजा रतन सिंह थे। अरे भंसाली ने मूवी बनाई, आप लोगों ने नहीं देखा क्या? नहीं सर, सब कौन उल्टा सी सीधा। मूवी है सर? भंसाली की मूवी क्या नाम था यार उसका, जिसमें उसने मूवी में दिखा दिया से जलाउद्दीन खिलजी की हत्या मलिक कफूर ने की थी, मतलब पूरा इतिहास को उल्टा सीधा दिखा दिया है। अरे क्या नाम था मूवी का? पद्मावती। पद्मावत। तो पद्मावत मेवाड़ विजय के ऊपर ही तो है, 1303 में मेवाड़ पे हमला करता है, उसी के ऊपर तो पद्मावत है। अलाउद्दीन ने जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 को शासक बना। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जानते एक नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक है, क्या चलाना चाहता था? एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन दिल्ली का एक सैन्य अधिकारी था, उसको बोला करो ठीक है, ठीक काम नहीं है, तो उसने छोड़ दिया था। ठीक है, इसका मन था एक नया धर्म भी चलाने का। ठीक है, अलाउद्दीन के संबंध में दोनों कथन सही है। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर जलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय फिर सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख अपने सिक्कों पे करवाया। अलाउद्दीन ने खलीफा को मानता प्रदान की तथा यामिन उ खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। उसने शासन में इस्लाम धर्म को प्रमुखता न प्रदान करके राज्य हित को सर्वोपरि माना। ठीक है, इस्लाम धर्म को प्रमुखता नहीं देना था। अगर पूछा गया किसने राज्य को धर्म से अलग रखा, ठीक है, राज्य को धर्म से अलग रखा, तो किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसने जितने भी मूल्य वगैरह जो थे ना, सबको शांत करके रखा था। ठीक है, जितनी सबको प्रसन्न करने के लिए जलाउद्दीन खिलजी या फिर पहले के शासकों ने बहुत सारा भूमि वगैरह दे रखा था सबको प्रसन्न करने के लिए। सारा वापस ले लेता, बोलता सारा लाओ। ठीक है, सारे भूमि को किस भूमि में तब्दील कर देता है? तो खालसा भूमि में सबको तब्दील कर देता। खालसा राज्य के द्वारा तय की गई भूमि थी। ठीक है, तो सबसे वापस ले लेता। तो इस्लाम के जो भी मतलब जो लोग थे, क्योंकि धर्म को मतलब बहुत अधिक करते थे, उन सबका कहानी इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसने तो वो जो तजिया वगैरह जो निकलता है ना, उस सब पे भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ निरंकुशता अपने चरम पे पहुंची। निरंकुशता मतलब क्या होता है? मतलब पावर का क्या डिसेंट्रलाइजेशन होना या फिर पावर का सेंट्रलाइजेशन होना? सेंट्रलाइजेशन होना। सेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन होना होता है और पावर एक जगह पे आके सिकुड़ जाता है, मतलब पावर का सेंटर एक ही हो, उसको बोलते हैं निरंकुशता बोलते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी के ठीक उल्टा होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम पे पहुंच गई थी। जब शासक बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, पावरफुल होगा, तो निरंकुशता अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय अपने चरम पे थी, इसे आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे आप देखोगे क्या प्रश्न है, वो भी जरा हम लोग देखते हैं। तो अलाउद्दीन ने तुर्क अमीर द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने हेतु कुल कितने अध्यादेश जारी किए? ठीक है, ध्यान, 4 अध्यादेश जारी किए। 4 अध्यादेश में पूरी तरीके से तुर्क को जो था ना, तुर्क अमीर जो थे, उनके पावर को पूरी तरीके से उसने कम कर दिया। ठीक है, प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार व पेंशन के पूर्व अमीरों को दी गई भूमि जब्त कर लिया और अधिकारी कर लगा दिया, जिससे उनके पास धनाभाव हो गया। ठीक है, तो सारा जितना भी उनको पहले खुश करने के लिए उनको दान दिया जाता था, उपहार दिया जाता था, पेंशन दिया जाता था। तुर्की क्या थे? ये गुटबाजी करने में प्रमुख थे, इनका एक गुठी था पूरा, और पैसा भी अपार इनके पास था। ठीक है, सेना भी था इनके पास, तो ये इनसे शासक से डरता था कि विद्रोह न कर दे। ठीक है, इसलिए इनको प्रसन्न करना शुरू किया गया था विभिन्न शासकों द्वारा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब आता तो इनको पूरी तरह से पंगु बना देता। पूरे संपत्ति का जो इनका रेवेन्यू का जो साधन जो था ना, पहला अध्यादेश निकाल के पूरे इसके रेवेन्यू के साधन को समाप्त कर देता है। दूसरा अध्यादेश में क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत अलाउद्दीन ने द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित करके बरिद, एक था मुनिहान, गुप्तचर की नियुक्ति की, दोनों का नियुक्त किया गया। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने मद्यपान, भांग खाने में, जुआ खेलने में पुनः प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि धार्मिक शासक नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन इसने, ठीक है, मद्यपान करना, जुआ खेलना और भांग खाने पे प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा बात करेंगे, चौथा में इसने क्या किया? इसने थोड़ा धर्म पर यहाँ पे फिर से मतलब इसने वो किया, क्या बोलते हैं उसको, चोट किया। और चौथे अध्यादेश के अलाउद्दीन ने अमीरों को आपस में मेल जोल, ठीक है, मतलब आपस में ज्यादा मेल जोल नहीं रखोगे। आपस में मेल जोल रखने से क्या होगा? गुटबाजी करना शुरू करेंगे शासक के खिलाफ।
तो इसने उस पर रोक लगा दिया। सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। सामाजिक समारोह होते थे, वहां पे अमीर मिलते थे, प्लान करते थे शासक को कैसे हटाना, कैसे उसको कमजोर करना, उस पर लगा दिया। वैवाहिक संबंध पे भी प्रतिबंध लगा दिया। ये 4 अध्यादेश, 4 अध्यादेश मतलब क्या, एक तरह से अधिनियम हो गया, नियम हो गया। अगर तुम इसका उल्लंघन करोगे तो तुम सजा के पात्र होगे, ठीक है, क्योंकि तुमने, अगर समझा जाएगा से तुमने राज्य के खिलाफ क्या किया है, विद्रोह किया है। और राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का सजा क्या होता पता है ना, अभी भी मृत्यु दंड है, ठीक है, उस समय भी था। चलिए, तो उस समय सेडिशन एक्ट जो था ना, यही सब था। 1298 में अलाउद्दीन ने उलुग खान एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। गुजरात के किस शहर के निकट राजा कर्ण एवं अलाउद्दीन की सेना के मध्य संघर्ष हुआ था? राजा कर्ण और अलाउद्दीन की सेना के मध्य संघर्ष हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। और ये अलाउद्दीन ने गुजरात विजय हो तो किसे भेजा था? उलगू खान और नुसरत खान को भेजा था, ठीक है। अलाउद्दीन एवं राजा कर्ण की सेना के बीच अहमदाबाद के निकट संघर्ष हुआ, जिसमें राजा कर्ण पराजित हो गया, ठीक है। कर्ण की बजाय के बाद अपनी पुत्री देवल देवी, ठीक है, देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। कर्ण पराजय के बाद अपनी पुत्री देवल देवी, जो कि बाद में विवाह हो जाता है, ठीक है, देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान ने हिंदू, ठीक है, हिंदू मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। तो इसको 1 लाख दिनारी कहा जाता था, ठीक है, 1 लाख दिनारी कहा जाता था। इसको गिफ्ट कर दिया गया, मलिक काफूर को गिफ्ट किया गया, सुल्तान को गिफ्ट किया गया, ठीक है। तो गुजरात विजय के दौरान ही नुसरत खान ने खरीदा था। गुजरात विजय का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नुसरत खान था, साथ में उलग खान था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मलिक काफूर के संबंध में बात करेंगे तो कौन सा कथन सत्य नहीं? गुजरात विजय से वापस आने पर सुल्तान अलाउद्दीन के समक्ष तोपेहे के रूप में नुसरत खान ने मलिक काफूर को प्रस्तुत किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1307 में सुल्तान ने मलिक काफूर को दिल्ली सल्तनत का मलिक ए नाई बना दिया, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा पद होता था, ये भी ठीक है। 1616 में सुल्तान की मृत्यु पर कपूर ने सुल्तान के नाबालिग लड़कों का सिंहासन में बैठाकर राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में ले लिया, वो भी ठीक है। कपूर के सिंहासन पर बैठने के 35 दिन के अंदर सुल्तान सभी वफादारों की हत्या करवा दी। कपूर के सिंहासन बैठने के इसने अलाउद्दीन खिलजी के सारे बेटों की हत्या करवा दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे सभी वफादार लिखा हुआ गलत लिया है, ठीक है। अलाउद्दीन, ध्यान में रखेंगे, अलाउद्दीन के वफादारों ने संगठित होकर काफूर के सिंहासन बैठने पर 35 दिन के बाद उसकी हत्या करवा दी, ठीक है, ठीक है। किसने? किसके? कपूर की। कपूर की गद्दी हथियाने के मुंह में फंसकर अलाउद्दीन के 2 पुत्रों की आंखें निकलवाकर उसकी मां को भी बंदी बना लिया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मध्य युग में लिखा गया एकमात्र काव्यात्मक इतिहास है? इसका नाम है क्या? फुतु उस सलातीन। किसकी पुस्तक है? तो इसामी की पुस्तक है। किसकी है ये? इसामी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? फुतु उस सलातीन, ठीक है, ध्यान रख। किसने लिखा था इसको? इसामी ने लिखा था। इसामी की कृति फुतु उस सलातीन मध्य युग में लिखा गया एकमात्र काव्यात्मक पुस्तक है, ठीक है। फैजी की अकबरनामा को काव्यात्मक रूप में कलमबद्ध करना चाहा, लेकिन परियोजना कभी पूरा नहीं हो चुका, ठीक है। तो फैजी ने अकबरनामा, फैजी की बात करेंगे तो अकबरनामा को काव्यात्मक रूप तो देना चाहा, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। इसी प्रकार बदायूं ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक को समर्पित शाहनामा की रचना बदर-ए-चच ने काव्यात्मक रूप में की थी, लेकिन वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही और फतवा-ए-जहांगीरी की रचना की है, ठीक है। तो फतवा-ए-जहांगीरी और तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी, ठीक है। अमीर खुसरो में लाख बुराई थी, लेकिन एक अच्छाई भी थी। क्या अच्छाई थी पता है? अमीर खुसरो अपने आप को एकदम ठोक के कहता था, तो मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, अब मुझे हिंदुस्तानी होने पे किसी भी प्रकार का कोई भी वो दुख नहीं है, ठीक है। जहां तक कि जितने भी उस समय के विद्वान थे अपने आप को अरबों से मतलब क्या करते, संबंध जोड़ते थे या फिर तुर्कों से संबंध जोड़ते थे, ताकि उनको रिस्पेक्ट काफी मिले। उनका जन्म भले भारत में क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहते थे, जबकि अपने आप को क्या कहते थे? अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे, बोलते थे मुझे हिंदुस्तानी होने पे पूरा गर्व है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखोगे। और एक चीज और भी ध्यान रखना, इनको क्या अमीर खुसरो का और क्या बोला जाता था प्यार से? क्या बोलते राहुल? इनको क्या बोलते? तूतिए हिंद, ठीक है, तूतिए हिंद कहते थे। अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाना, ठीक है, इनका गर्व था। हालांकि इनके साथ भी मजबूरी था, बहुत सारे शासकों के चमचा रहे थे और काफी 7 से 8 सल्तनत के शासनकाल के दौरान इन्होंने अपना काम किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। नुसरत खान की मृत्यु चित्तौड़ आक्रमण के दौरान हो गई थी,
ठीक है, गलत है। तारिक ए अलवाई एवं मोहम्मद हमीर महाकाव्य में हमीर देव एवं उसके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त करने का वर्णन है, तो ये ठीक है। ठीक है, ध्यान में, पुस्तक का नाम क्या है? तारिक ए अलाई एवं हमीर महाकाव्य में हमीर देव एवं उनके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त करने का वर्णन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सही है। हमीर देव मेवाड़ का शासक था, गलत है। ठीक है, रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, ये ध्यान में रखेंगे। रानी पद्मिनी रणथौर के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। तो राजा रतन सिंह की पत्नी थी, लेकिन रणथौर की नहीं, रणथंभौर की नहीं थी। कहाँ की थी रानी पद्मिनी? चित्तौड़ की थी। कहाँ की थी? चित्तौड़। चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ की थी रानी पद्मिनी। 1303 में आपने देखा होगा ना मूवी ना, क्या नाम है यार मूवी का? पद्मावत। ठीक है, 1303 में क्या होता है यहाँ पे देखोगे, 1303 में यहाँ पे आक्रमण करता है। काफी दिनों तो कोई परिणाम नहीं निकल पाता है, लेकिन बाद में रतन सिंह पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। तो रानी पद्मिनी बहुत बहादुरी से दिखाकर सामना किया था और अपनी इज्जत भी बचाई थी। ठीक है, रणथंभौर के शासक हमीर देव और उनके परिवारों को लोगों के जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन तारिक अलाई हमीर महाकाव्य में वर्णन था। होता क्या था, जैसे ही जो हिंदू शासक या फिर राजपूत शासक स्पेशली जब लड़ने के लिए जो जाते थे ना, तो महिलाएं जो थी ना, ठीक है, वो जौहर तैयार करना शुरू कर देती थी। मतलब उनको विश्वास ये नहीं से वो हार, उनको पता हो रहा है वो हार ही जाएंगे, वो ऑप्शन के तौर पे जौहर तैयार कर, मतलब जैसे ही शासक लड़ने के लिए बाहर निकले और वहां पे जौहर तैयार करना शुरू हो जाता था। ठीक है, अगर वो जीत के आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही उनको गुप्तचरों से पता लगा से नहीं हार गए, तो हारने के क्रम में, ठीक है, जो मुसलमान सैनिक जो महल पे जो हमला करेंगे उससे पहले ही मतलब सब जौहर कर लेते थे, ताकि महल में जब आए तो उनको एक भी महिला उनको ना मिले। ठीक है, यही होता था। तो यहाँ पे आप देखो हमीर देव उनके परिवार लोगों का जौहर के बारे में मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन तारीख अलाही में मिल लेता है या फिर हमीर महाकाव्य में आपको है। ठीक है, 28 जनवरी 1303 में सुल्तान चित्तौड़ ने किले पर अधिकार करने में सफलता मिला इसको, और वहां पे रानी पद्मावती की बात करेंगे, उन्होंने जौहर कर लिया। कहाँ की राजकुमारी थी रानी पद्मावती? भारत की नहीं थी, पता है आपको? इनका मायके भारत से बाहर था। ठीक है, सिंहली की थी। ठीक है, सिंहली, हाँ, लंका। ठीक है, ध्यान रखो, वहां से आती थी। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए। उसकी पत्नी रानी पद्मिनी अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया भी। ठीक है, अलाउद्दीन के मृत्यु के पश्चात गुलिहौत राजवंश के हमीर देव ने मालदे पे आक्रमण के 1321 में, ठीक है, चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आजाद करवाते हैं। ठीक है, मालदेव काफी सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने चित्तौड़ को मतलब क्या किया था, आजाद करवाया था। ठीक है, इसी तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार पुनः मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो राजा मालदेव का चित्तौड़ में बड़ा सम्मान के साथ मतलब नाम लिया जाता है। ठीक है, और इनके राणा रतन सिंह की सेना में, ठीक है, दो भाई था जिन्हें बड़ा बहादुरी के साथ लड़ा था। ठीक है, उसका नाम था अलाहा रुदल। आप कभी जाएंगे, ठीक है, राजस्थान में, तो अलाहा रुदल को, ठीक है, बड़ा सम्मान के साथ, क्या लिखते, रुदल था कि उदल था, रुदल था, ठीक है, याद किया जाता है। ठीक है, बिहार से अगर संबंध रखते हैं, ठीक है, तो बिहार से अगर संबंध रखते हैं तो बिहार में अलाहा रुदल का नाच वगैरह जो है सो बिहारी कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर भी इनके वीरता का बखान किया जाता है, अलाहा रुदल। ठीक है, तो दोनों भाई वीरगति को प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन के सैकड़ों सिपाही को मारने के बाद। ठीक है, अकेले मतलब क्या हो रहा था, लड़ रहा था। ठीक है, तो अलाहा रुदल का बड़ा सम्मान है। ठीक है, एक और भी है, एक और भी जिसने मतलब शेरशाह सूरी की सेना को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, उसका नाम था जत्ता और कुप्पा। ठीक है, तो दोनों जत्ता और कुप्पा, अलाहा रुदल, दोनों को दोनों भाई ही थे और दोनों को तो राजपूत से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, मालवा की बात करेंगे। ठीक है, तो जालोर की बात, मेवाड़ में राणा रतन सिंह तो ठीक है, जैसलमेर में दूधा थे, जालोर में कान्हा देव थे। ठीक है, मालवा में, ठीक है, हरनंद शासक नहीं था। ठीक है, रणथंभौर का शासक की बात करेंगे जिसमें आक्रमण हमीर देव थे। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय मालवा का शासक मलहक देव थे। क्या नाम था मालवा का शासक? कौन था? मलहक। ठीक है, महलक देव, क्या नाम था? महलक देव थे। ठीक है, अलाउद्दीन ने सिवाला पर अधिकार करने के लिए 1308 में आक्रमण किया। वहां के परमार राजपूत शीतल देव थे जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया, परंतु अंततः वो मारा गया। ठीक है, इसके बाद कमालुद्दीन वहां का शासक नियुक्त किया था। कहां था? परमारों पे। ठीक है, 1308 में उसने आक्रमण किया था। ठीक है, किसने? सिवाला पे आक्रमण किया था। वहां पे परमार राजपूत जो थे शासन कर रहे थे। ठीक है, इनमें से किस संबंध में इतिहासकारों ने अकबर को जलाउद्दीन के समतुल्य माना? अलाउद्दीन के समतुल्य माना है। किसमें?
तो विजय और शत्रुओं को मित्र बनाने के संबंध में, ठीक है, ये मारते नहीं थे, अधीनता स्वीकार करवाते थे। क्या करते थे, राज्यों को स्वतंत्र छोड़ देते थे, बोलते थे तुम अधीनता स्वीकार कर लो, और एक पैसा वगैरह जो है नजराना वगैरह जो समय समय पर भेजते रहो। जब नहीं भेजता था ना, तो अलाउद्दीन भी सेम काम करता था और अकबर भी सेम काम करता था, उसके राज्य के ऊपर आक्रमण करता था। शुरू में तो आक्रमण किया, उसके राज्य को स्वतंत्र कर दिया, नजराना लिया, अधीनता शुक्रवाई, और राजा को छोड़ देता था, हत्या नहीं करता था, मित्र बनाता था दोनों। तो दोनों में क्या था, अलाउद्दीन और अकबर में मतलब क्या थी, एक समानता आपको देखने को मिलती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इतिहासकारों ने विजय और शत्रु को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे, देखेंगे टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 116 थी ना, जो कि हम लोग 21 पेज है ना, हम लोग 10-11 पेज तक करेंगे, बाकी 10-11 पेज कल की क्लास में करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में आ जाएगा, क्योंकि डे 12 की बात करेंगे, रिवीजन है, तो ये डे 12 हो जाएगा, ठीक है। कल की जो पार्ट 2 आएगी वो डे 13 होगी, ठीक है। चलिए, दक्षिण के 4 राज्यों के संबंध में उसकी नीति स्पष्ट थी। वो दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में शामिल नहीं करना चाहता था, बल्कि उनसे केवल कर वसूलना चाहता था, अधीनता स्वीकार करवा के। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण में प्रथम 1303 में तेलंगाना पे आक्रमण किया गया, ठीक है, ठीक है। ये इस आक्रमण के समय तेलंगाना का शासक बीर बल्लाल तृतीय था, ये गलत है, ठीक है। मलिक कफूर ने तेलंगाना की राजधानी बारलंग पहुंचने पर वहां के शासक से अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा सही नहीं, बाकी तीसरा और पहला सही है, ठीक है। मलिक कफूर जब तेलंगाना की राजधानी बारलंग पे पहुंचे तो वहां पे काकातिया वंश का शासक था, ठीक है। किसका था, काकातिया का शासक था, जिसकी राजधानी वारलंग हुआ करती थी। तो वहां के शासक ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास मतलब भेजा था, से हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ठीक है। और वहां के शासक जो था प्रताप रुद्रदेव था, ठीक है। और मलिक कफूर को बड़ा वहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हाथ लगा था, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का श्रेय मलिक कफूर को जाता है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत में सर्वप्रथम तेलंगाना पे आक्रमण किया था 1303 में। तेलंगाना पे जब आक्रमण किया तो हमें काकतिया वंश का शासन था, उसका शासन था प्रताप रुद्रदेव, और उसकी राजधानी कहाँ थी, वारलंग थी। बीर बल्लाल होयसल वंश का शासक था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्र, ठीक है। देवगिरी अभियान के दौरान देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुल्तान ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। उसे सुल्तान ने गुजरात के नक्साली जागीर दी तथा 1 लाख स्वर्ण टके देकर वापस भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो संधि कर लेता था अलाउद्दीन खिलजी, ये भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि उसको भी पता था तो भाई इतना बड़ा साम्राज्य तो हम चला नहीं सकते, दिल्ली चला ले वही बहुत बड़ी बात है सबसे वो, क्योंकि अभी अगर वहां पर स्थान भी तो बाद में वहां पर विद्रोह होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां का वास्तविक शासक का हटा दोगे तो बाद में जनता विद्रोह करेगी, फिर लोग विद्रोह करेंगे, तो उसके लिए दिक्कत हो जाता है, इसीलिए टैक्स वगैरह वसूलता था और शासक को स्वतंत्र छोड़ देता था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। दक्षिण भारत के किस राज्य ने कभी भी अलाउद्दीन की अधीनता नहीं स्वीकारी, तो पांड्य की बात करेंगे। इस सबके सब पांड्य की बात करेंगे, होयसल होगा, काकतीय होगा, बड़ा समुद्र था, बड़ा समृद्ध राज्य हुआ करता था, व्यापारिक दृष्टि से भी काफी मजबूत होते थे, क्योंकि समुद्र से इनका सीमा लगता था। दक्षिण भारत के पांड्य राजा ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकार की। पांड्य को मावर या मलाबार के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यहाँ के शासक सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य तो सत्ता में संघर्ष हुआ, जिससे पांडे जो थे विजयी होते थे, ठीक है। एक मूवी आई थी अभी, क्या नाम यार, एक बहुत बकवास फिल्म थी, ठीक है, क्या नाम था उसका, जिसमें वीर पांडे सुंदर पांडे के बारे में, अच्छा, दक्षिण भारत के KGF 4 नहीं, क्या नाम था उसका, भूल रहा हूँ अपना, ठीक है। ऐश्वर्या राय ने उसमें रोल किया था। सुंदर पांडे वीर पांडे के बारे में बहुत अच्छे तरीके से रोल दिए, लिखा हुआ है, क्या नाम था, PS1 था, PS1, ठीक है, PS1 क्या नाम, सेल्वम करके है ना कोई, PS1 PS2 में, ठीक है। पनीर सेल्वम, क्या नाम था, पोन्नी सेल्वम दो मूवी आया था, 1 भी और 2 हाँ दो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें सुंदर पांडे के बारे में स्टोरी उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सुंदर पांडे के पराजय के बाद मलिक कफूर से सहायता मांगी, तो यहाँ के शासक सुंदर पांडे वीर पांडे में सत्ता में था, जिसमें वीर पांडे विजयी हुआ था, ठीक है। तो सुंदर पांडे यही दिखाया है, वैसे सुंदर पांडे और वीर पांडे में किस प्रकार से संघर्ष होता है, और यहाँ पे वीर पांडे जब जीत जाता था, सुंदर पांडे ने पराजय के बाद मलिक कफूर से सहायता मांगी थी, जिसके बाद मलिक कफूर ने पांडवों के महत्वपूर्ण केंद्र बिरधुल पे आक्रमण कर दिया। वीर पांडे ध्यान रख, लेकिन वीर पांडे जो था हाथ नहीं आया। मलिक कफूर ने पांडे राज्य के, ठीक है, बरमपति में स्थित लिंग महादेव के
सोने के मंदिर को लूटपाट की। इस प्रकार बीर पांडे ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। ठीक है। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन की बात करेंगे सही नहीं है। ठीक है। मंगोल आक्रमण इनके समय बहुत हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण का उद्देश्य भारत विजय और प्रतिशोध की भावना थी। बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोल का पहला आक्रमण 1297-98 में कादर के नेतृत्व में पंजाब में लाहौर में हुआ था। ठीक है। कादर। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1310 में, ठीक है, इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। गलत दिया है। अलाउद्दीन के मंगोल आक्रमण की सुरक्षा तो 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। सीरी के किला भी बनाया था, उसको गैरिसन में तब्दील करते। गैरिसन जहाँ पे आर्मी रहते थे, तो ध्यान रखेंगे मंगोल आक्रमण से बचने के लिए मतलब क्या क्या सीरी में इसने किला बनाई थी। ठीक है। अलाउद्दीन के शासनकाल में अंतिम आक्रमण 1306 में हुआ था, न कि 1310 में हुआ था। ठीक है। और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ, जिसमें गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा रावी नदी के किनारे परास्त किया गया। मंगोल आक्रमण की सुरक्षा तो 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की थी और वहां पे आर्मी रहते थे उसके। अलाउद्दीन ने देवगिरी का प्रथम अभियान 1296 ईस्वी में, ठीक है, द्वितीय अभियान 1312 में किया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन के समय में 4 महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। इन मंत्रालयों के नाम एवं संबंधित विभागों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दीवाने वजारत की बात करेंगे तो वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे सैन्य विभाग था। ठीक है। दीवाने इंसा की बात करेंगे पत्राचार का होगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे पत्राचार में इंसा था। ठीक है। पत्राचार होना चाहिए। ठीक है। और दीवाने रसालत की बात करेंगे तो विदेश मंत्रालय था। ठीक है। इस मंत्रालय का प्रमुख कार्य शाही उद्घोषणा पत्रों का प्रारूप तैयार करना था। प्रांतीय एवं स्थानीय अधिकारियों के पत्र व्यवहार करना होता था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अलाउद्दीन के समय तीसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय दीवाने इंसा था, जिसका प्रधान दबीर खास था। ठीक है। जो कि पत्राचार का विभाग था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन के इस नए विभाग मंत्रालय का गठन किया। यह विभाग व्यापारियों पर नियंत्रण करता था। दीवाने रियासत, ठीक है, क्योंकि इसने मतलब कौन सी बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी ना, तो यहाँ पे इसने दीवाने रियासत भी बनाया था। ठीक है। दीवाने मुस्तकराज, इस नए विभाग की स्थापना सुल्तान ने किया था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलते आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था के संचालन हेतु इनमें से कौन सा पद संबंधित नहीं था। तो दीवाने मुस्तकराज नहीं था, बाकी सहनाए मंडी होता था, मुहस्सिब भी होता था, दीवाने रियासत भी होता था। बाकी दीवान मुस्तकरिज की बात करेंगे तो बाजार नियंत्रण प्रणाली से इसका ये संबंधित नहीं था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। दीवाने मुस्तकराज बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं था, जबकि बाकी तीनों बाजार के संचालन से संबंधित था। दीवान रियासत व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण रखता था। राजमहलों के कार्यों की देखभाल करने वाला मुख्य अधिकारी वकील ए दर कहलाता था, या फिर वकील ए सदर भी कहते थे। वो राजमहल के कार्यों की देखभाल करता था। किसको क्या जरूरत है उसको करने का काम वकील ए दर का होता था। मुहस्सिब की बात करेंगे, मापतोल का निरीक्षण करता था। सुल्तान के अंगरक्षकों का मुखिया की बात करेंगे, सर्जनादार कहलाता था। सहना मंडी क्या था, तो बाजार का दरोगा होता था। वो देखता था कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, गलत तौल तो नहीं रहा, उच्च कीमत तो नहीं ले रहा है। ठीक है। ध्यान में देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको यार, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी को क्यों लाना पड़ा, क्योंकि इसने क्या किया था, जो भी मतलब बाहर से जो सेना आती थी, ठीक है, इक्तादार वगैरह था, सबको समाप्त कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं अपना परमानेंट सेना रखूंगा, बड़ा सा सेना रखूंगा। तो इसने अपने मंगोल आक्रमण इसके समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसने बहुत बड़ा अपना एक सेना बनाया। जब बहुत बड़ा जब सेना बनाया तो इसको सेना को खर्च के लिए पैसे भी चाहिए था, तो इसने सारे भूमि को सबसे छीन लिया और सब भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया ताकि वहां से उसको कर आना शुरू करे। ठीक है। इससे भी उसकी बात नहीं बनी तो उसने बोला देखिए सेना को सैलरी इसने कम दिया, वेतन की बात करेंगे सेना को कम दिया। सेना को अगर वेतन मिलता तो क्या करता, अपने जरूरत की चीजों पे ही तो मतलब खर्च करता। तो उसने मतलब क्या किया, सेना का जो वेतन जो था उसको कम रखा, ठीक है, उसको सामान सस्ता कीमत पे उपलब्ध करवाना शुरू किया। ठीक है। चलो वेतन कम है कोई मैटर, लेकिन सामान कम से कम उसकी जरूरतों की चीज सस्ता कीमत पे उसको मिलना शुरू किए। इसीलिए उसने मतलब कौन सी बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आई, जहां से मतलब सिंपल काम था, सेनाओं को सस्ता और बहुत ही सुगम तरीके से, ठीक है, सामान मतलब क्या करना, उपलब्ध करवाना। इसके लिए दिल्ली में एक चबूतरा पे मंडी लगता था, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। अभी आप देख रहे हो ना, अभी आप देख रहे हो कैंटीन क्या होता है, आर्मी का जो कैंटीन जो होता है वहां पे क्या होता है, मार्केट से सामान वहां पे 30 से 40% कम दाम में मिलता है। थोड़ा मिलता जुलता है, दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उस समय भी वैसा ही था। अलाउद्दीन के समय में न्याय प्रशासन संबंधित पदाधिकारियों को इनमें से कौन सा क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित है।
तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन सुल्तान था? सुल्तान काजी उल कुजात होते थे, नायब होते थे, नायब काजी होते थे, उसके बाद मुफ्ती होते थे। बस न्याय करने का सबसे बड़ा प्रशासन कौन होता था? मतलब न्याय करने का जो एक्सट्रीम पावर जो था सुल्तान के पास था। उसके बाद काजी उल कुजात था, जो इसकी सहायता से सुल्तान न्याय करते थे, लेकिन इसकी चीजों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। उसका नायब काजी होते थे, या सबसे नीचे कौन होता था? मुफ्ती होता था। मतलब सुल्तान हमेशा से, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में फिर मुगल में भी पढ़ोगे आप, तो सुल्तान के पास एक्सट्रीम पावर हुआ करता था, चाहे वो मतलब शेरशाह सूरी हो चाहे अकबर हो, तो अंतिम पावर जो होता था न्याय करने के सुल्तान के पास होता था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन के शासनकाल में से कौन सा एक पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी नहीं होता था? तो बरी जो था गुप्तचर विभाग से था, कोतवाल, सहना, मुहस्सिब। ठीक है, ये मुहस्सिब जो था आचरण अधिकारी था। क्या बोलते थे? आचरण अधिकारी जो था मुहस्सिब था। इसके काम था कोई अगर इस्लाम के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है, अनुशासन को तोड़ रहा है, तो उसको सजा देने का मुहस्सिब था। सहना की बात करेंगे तो बाजार को कंट्रोल करता था। कोतवाल जो था नगर का मतलब प्रभारी हुआ था। एसपी रैंक का ऑफिसर होता था कोतवाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इन सारे के सारे पुलिस विभाग थे। अब बरित की बात करेंगे तो गुप्तचर विभाग से क्या रखता था? संबंध रखता था। ठीक है, मुहस्सिब के बारे में दिया है क्या? सिर्फ आचरण विभाग, आचरण अधिकारी होता था ना। हाँ, तो आचरण ही मैंने लिखा, मैं देखा हूँ उसने दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप कर देता है। ठीक है, नहीं दिया। अलाउद्दीन के सैनिक प्रबंध के संबंध में इनमें से कौन एक कथन असत्य है? तो सेना का विकेंद्रीकरण किया। मैं बोल रहा हूं ना कब से, सेना का उसने क्या किया था? केंद्रीयकरण किया। सेना का सारा पावर अपने हाथों में ले लिया था। और सेना जो पहले जो उससे क्या वगैरह से सेना भी आती थी ना, इकतदार को उसके बदले में क्या देते? जमीन देते थे। उनसे सबसे जमीन छीन लिया, बोला सर नहीं मैं अपना एक बड़ा सेना बनाऊंगा। कहते इसके बाद 3 लाख के आसपास सेना पहुंच गई थी। ठीक है, सेना को मतलब बोला सर सीधी भर्ती करेंगे, डायरेक्ट एंट्री, कहीं से किसी सेना को उठाएंगे नहीं, नगद वेतन देंगे। उस समय तो पासपोर्ट साइज फोटो आता नहीं था, कैमरा वगैरह होता नहीं करता था। उसने हुलिया लिखना शुरू किया। हुलिया में क्या साइज, उसका हाइट कितना है, उसका वजन अप्रोक्स में कितना हो सकता है, उसके बाद बात करेंगे तो उसके चेहरे पर कोई दाग है कि नहीं, इन सबको मतलब हुलिया लिखना शुरू किया सेना की पहचान के लिए। अब घोड़ा को क्या करता था? दाग देता था। ठीक है, ताकि मतलब उससे क्या हो सके? पहचान की जा सके। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की परंपरा की शुरुआत की। अस्थाई सेना बनाया। अस्थाई सेना को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया? तो उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया। ठीक है, और सैनिकों की सीधी भर्ती एवं नगद वेतन देने का भी कार्य उसने किया था। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 10,000 के सैनिकों को टिकरी के तुमन कहते थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना, इंपोर्टेंट है। उसकी सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी सेना भी थे। इसमें घुड़सवार सैनिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। तीव्र गति से सूचना प्रदान करने हेतु उसे कुशल डाक व्यवस्था भी स्थापित किया था। हालांकि ये तो डाक व्यवस्था शेरशाह सूरी के शासन काल में भी था, और शेरशाह सूरी के शासन काल में कहते हैं, ठीक है, तो घुड़सवार से पहले जो थे पैदल डाक सेवा जो था वो जल्दी मतलब न्यूज को पहुंचा देता था। अलाउद्दीन के समय कुल 11 प्रांत है। प्रांतों के प्रशासन की देखभाल हेतु, ठीक है, प्रांतपति मतलब गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार प्रांतपति के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग करते हैं? ठीक है, बलि कहते थे। क्या बोलते थे उसको? बलि। बलि हालांकि एक प्रकार का टेक्स्ट भी था, लेकिन इनिसेंट हिस्ट्री में था, अभी इसको नहीं देखेंगे। प्रांतपति एक लघु सुल्तान होता था, छोटा। ठीक है, प्रांतपति दरबार लगाता था, न्याय करता था तथा प्रशासन को संभालता था। मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार प्रांतपति होते बलि या फिर मुक्ता का पद का प्रयोग करते। प्रांतपति अख्ता का अधिकारी होता था। ये पद वंशागुणत नहीं होते थे, बल्कि सुल्तान इच्छा अनुसार इन्हें हस्तांतरित कर सकता था। दूसरी बात, सुल्तान ये पद किसे देता था? तो अपने सहयोगी, अपने नजदीकों लोगों को, अपना पुत्र को बना दिया, अपना भाई को बना दिया, किसी महत्वपूर्ण लोगों को बना दिया, ऐसा करते थे। जबकि ये क्या था? तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपका वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पेज लास्ट ही है। अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन में आर्थिक सुधारों के पीछे सेना की कोई भूमिका नहीं थी, ऐसा बात नहीं। सेना की खूब भूमिका थी। सेना को लेकर ही मतलब क्या किया था उसने? मतलब क्या किया था? आर्थिक सुधार करना शुरू किया, क्योंकि सेना को कम कीमत पे, सस्ते कीमत पे चीजों को उपलब्ध करवाना था। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति के विषय में व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीखें फिरोज शाही से प्राप्त होती है। अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। इस प्रणाली के तहत प्रमुख वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था, से आप ज्यादा कीमत आप नहीं लोगे। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी सही है। और तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा जो है, उसने अनाजों की बिक्री हेतु सहना या मंडी नामक बाजार की स्थापना की। ये भी सही। पहला वाला सही है, बाकी तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट की बात करेंगे पूरी तरीके से सही है। ठीक है, बड़ी सेना रखने होती, बड़ी मात्रा में अनाजों की आवश्यकता है, इसलिए उसने
कर की दर को उपज का 50% कर दिया। ठीक है, तो दो शासकों के समय कर की दर सर्वाधिक थी। 50% अलाउद्दीन खिलजी के समय था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सारे प्रशासन में 50% दर बनाया था। ठीक है, एक आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी ने भी 50% दर किया था, लेकिन दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि की थी, सभी जगह पे इसने नहीं किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, 50% का कर विद्रोह, कर की मतलब क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। इसके समय आप देखोगे तो कहीं पर भी मतलब क्या था, विद्रोह भी नहीं होता। हालांकि दोआब में जब कर वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक करता तो विद्रोह आ जाता, क्योंकि वो उतना सशक्त शासक नहीं था। ठीक है, तो 50% कर दिया था, क्योंकि उसको सेना बड़ी थी, इसको सेना को चलाना था, इसलिए कर की दर जो थी इसके समय बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, अकाल या बाढ़ के समय सुल्तान की तरफ प्रत्येक घर को आधा मन अनाज दिया जाता था। मलिक मकबूल को अलाउद्दीन के अन्न बाजार शाहजहां मंडी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो शाहजहां मंदिर में कौन था, मलिक मकबूल थे। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने तो सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में अनाज के रूप में कर वसूला, लेकिन पूर्वी राजस्थान के झाझन क्षेत्र में अधिकारी मालगुजारी अनाज के रूप में वह आधी नगर वसूल की जाती थी। ठीक है, इसने प्राकृतिक विविधता के बचाने हेतु उसने शासकीय अन्न भंडारों की स्थापना भी की थी। इस सबके सब जो थे सुधार जो थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए थे। ठीक है, तो कल के क्लास में जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे, पेज नंबर याद रखें, 46 नंबर क्वेश्चन से है, आप इसे याद रखोगे, कल यही से आपका कंटिन्यू होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से अगर कर लेते हो, साथ में थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न वोल्यूशन पढ़ लेते हो, तो आपकी ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि ठीक प्रश्न दिए हुए ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है।